हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों को देख करके तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक, आज हम लोग आरडीए देखेंगे और आरडीए इतने अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले हम लोग आरडीए को थ्योरी पढ़ेंगे, फिर विथ एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कैसा क्लास लगेगा, जरूर बताना। ठीक है, एक एक चीज बहुत आराम से आप लोगों का हो सकता है क्लास 1.5 से 2 घंटे हो जाए। बिल्कुल भी धैर्य बना करके बैठे रहिएगा। ठीक है, आप लोग बहुत दिनों से कह रहे हो मैम आरडीए आरडीए आरडीए, राधिका जी एकदम रट लगा रखी हैं। ठीक है, आरडीए रिसर्च आरडीए रिसर्च। आरडीए से आज मैं क्वेश्चन लगा दे रही हूँ आप लोगों का। रिसर्च से अभी मैं क्वेश्चन पे बात करूंगी कि किस तरीके का क्वेश्चन क्या है, उस पर मैं एनालिसिस करके फिर मैं आपको लगाऊंगी। ठीक, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक, तो आरडीए आप लोग जान लीजिए, हम लोग आरडीए पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटे। मैं आप लोग का एक एक ब्रांच वाइज सारी चीज़ें रिवाइज करा रही हूँ। ठीक, आप लोग देख रहे होगे फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया और ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, आप लोगों का बहुत अच्छी कमांड हो चुकी होगी जितना मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, होम मैनेजमेंट हो गया और एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया। इस पे हमें क्या है, कुछ वर्क करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि आप लोगों का ये 3 ब्रांच मैंने, और हाँ टेक्सटाइल वाला भी चीज़ें आप लोग की अच्छी खासी चल रही है। तो ये 2-3 चीज़ तो आप लोगों का ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से एक्सटेंशन एजुकेशन और सीडी और उसके बाद से मैंने अभी एक क्या बताया, एक्सटेंशन एजुकेशन, सीडी और होम मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों की क्या है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करवाई गई है। अब कुछ दिन मैं इन्हीं पे वर्क करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना करके मेरे साथ बने रहो, पढ़ाई करते रहो, बट मेरा सपोर्ट करते रहो। नहीं सपोर्ट करोगे आप लोग तो बीच में मैं भी छोड़ करके निकल जाऊंगी, टाटा बाय बाय बोल दूंगी। ठीक है, अब देखो आप लोग, आप चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, सब चीज़ें होती रहेगी। शॉर्ट समरी रिपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, आरडीए, जो हम लोग आरडीए कहते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक, आप लोग ये देख के बता दिए। ईएआर भी आप लोग देखते हो, एक तो आरडीए का चार्ट आता है और दूसरा ईएआर का होता था। आपने कहा यस मैम होता है, तो ईएआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, आपने कहा मैम एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स। क्या हो गया, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। कहते हैं ना एवरेज एवरेज है, ओके ओके है। ठीक है, तो इतना होना ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चन बना के लाई हूँ, आप धैर्य बना करके देखते चलना। आज आप आरडीए पढ़ लोगे, इसके बाद जब आपको लगेगा कि मुझे आरडीए पढ़ना है, चुपचाप आना इसी चैनल पे, यही वीडियो उठाना, पढ़ लेना। इससे अलावा आपको अगर आरडीए में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कह देना। ठीक है, और रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंचर, नहीं, एक्सपर्ट ग्रुप 2020 अपडेटेड 2024। ठीक है, देख लो अपडेटेड है 2024 का। मैंने टेलीग्राम पे भी एक दिन अभी न्यू न्यू अपलोड किया था, पुराना वाला ही उठा करके अपलोड कर दिया था। आईसीएमआर और निन। ठीक, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। निन है, निन का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। मैं एक एक चीज कराऊंगी, आप धैर्य बना करके बैठे रहो। यहाँ पे देख लो कौन कौन मिलकर के ये आरडीए बनाता है। आईसीएमआर हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आईसीएमआर का फुल फॉर्म नहीं, सब मत सोच लेना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आईसीएमआर का फुल फॉर्म है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतने लोग मिलकर के क्या करते हैं, आरडीए वाले डाटा पे सब लोग काम करते हैं, तब आपका आरडीए आता है। ठीक है, यूं ही नहीं आरडीए चला आता है। ठीक, अब यहाँ पे देख लो वही चीज़ें यहाँ भी है। यहाँ देख लो क्या है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ इंडियंस। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियंस। आरडीए का फुल फॉर्म हो गया, ईआर का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हुई, 2 चीज़ें ने कई चीज़ें क्लियर हुई। पहले तो आप आरडीए का फुल फॉर्म जान लिए, ईआर का फुल फॉर्म जान लिए, उसके बाद कौन कौन मिल करके बनाता है आप ये जान लिए। अब आप यहाँ क्या जानोगे, आईसीएमआर का फुल फॉर्म आप जान गए, निन का फुल फॉर्म आप जान गए। इतना क्वेश्चन यहाँ पे बना कि नहीं बना, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, आईसीएमआर का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसका क्या है, हेडक्वार्टर हैदराबाद है। आपको इसका भी हेडक्वार्टर हैदराबाद है, तो निन का हेडक्वार्टर हैदराबाद है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कहाँ चलेंगे, एक पेज इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब यहाँ से आओ, समरी जो पहला पेज शुरू होता है, जहाँ से इंट्रोडक्शन करके होता है। अब यहाँ आप देखना, यहाँ पे मुझे आपको क्या पढ़ाना है,
यहाँ पे आपको ये पढ़ाना है फैक्टर दैट इफेक्ट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पे। तो एज करता है, जेंडर होता है, ऐसे ही लिख करके दे देगा कि न्यूट्रिएंट को क्या क्या प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो एज होगा, जेंडर होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो एज के अकॉर्डिंग भी आता है, जेंडर के अकॉर्डिंग भी आता है कि बॉयज़ का इधर होता है, गर्ल्स का इधर होता है, आप लोगों ने देखा है, मेल इधर होगा, फीमेल इधर होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। फिजिकल एक्टिविटी होता है, आप कहोगे मैम कैसे फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, तो बाबू फिजिकल एक्टिविटी इसलिए हो रहा है, आप लोग देखते हो सेडेंट्री हो गया, मॉडरेट हो गया एंड हैवी हो गया, 3 तरीके से करके इस तरीके से क्राइटेरिया बटा हुआ है, तो वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी यही होती है, ठीक है। और क्या हो गया, बॉडी वेट हो गया, आप लोग देखते हो कि बॉडी वेट के हिसाब से भी चीज़ें दी गई हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल स्टेटस इन इन्फेंट्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, एडोलसेंस हो गया, प्रेगनेंसी हो गई एंड लैक्टेशन हो गया एंड क्या हो गया, गेरिएट्रिक हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्रभावित करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी आप नोट डाउन करके रख लेना, याद कर लेना कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करेंगे। तो एज हो गया, आयु हो गया, लिंग हो गया और शारीरिक कार्यविधि हो गई, बॉडी वेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मुझे जो जो पढ़ाना मैं केवल वही पढ़ाऊँगी, यहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ों को आप लोग का फुल फॉर्म पढ़ाऊँगी। आप कहोगे क्या क्या है मैम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख लो क्या है, ANR आप लिख EAR है, एंड RNI या RDA है, TUL है, ये सारी चीज़ों का मैं फुल फॉर्म दिखाऊंगी। आप यहाँ पे धैर्य बनाए बैठे रहो, ठीक है। क्या है, डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, अभी यहाँ पे आप लोग फुल फॉर्म देखोगे, ठीक है। अब एक शब्द बनता है यहाँ पे, क्या है, डिफरेंट मैट्रिक्स इन द डाइटरी रेफरेंस इनटेक, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, DRI। इस तरीके से DRI लिख दे तो आप क्या समझोगे, अगर DRI ही लिख करके दे दे कि DRI का एक्सपेंडेड रूप बताओ या विस्तारित रूप बताओ, तो आप क्या बताओगे, डाइटरी रेफरेंस इनटेक। क्या है, डाइटरी रेफरेंस इनटेक। बहुत अच्छे से आप लोग करिएगा, सोचोगे आप लोग कि ये क्या मैम लेकर के आई, RDA है। धैर्य बनाओ, रखे बनाए रहिए, बहुत क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, 110-15 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, ठीक है। इस 110 क्वेश्चन 15 नहीं, ठीक, 125 क्वेश्चन है, ठीक, 125 क्वेश्चन वो है। और उसके बाद क्या है, 125 क्वेश्चन के अलावा 8 क्वेश्चन और है, तो आप मान सकते हो 135 क्वेश्चन मैं एकदम लिख करके लाई हूँ, ठीक है, टाइप करा करके। पहले आप थ्योरी तो पढ़ो, थ्योरी नहीं पढ़ना है तो भाई आप जा सकते हो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, RDA इससे बाहर आपका कहीं कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ आओ, एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो ANR का फुल फॉर्म है, इस तरीके से RDA में दे दे। केवल हम लोग RDA और EAR जानते हैं, तो केवल वही नहीं जानना, अगर हमें एक नौकरी पानी है तो हमें लोगों से एक कदम आगे रहना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जिन्हें हम ANR कह रहे हैं, और आर एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, यानी जिन्हें हम EAR, तो हम लोग जानते हैं। तो इसका भी फुल फॉर्म आप नोट करके रखोगे, किसका, ANR का, एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। EAR का क्या है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ठीक, मैं केवल यही बताने लाई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, RDA और RNI। तो RNI क्या है, रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक। क्या है, रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक। आर या तो ये है, या तो आर मतलब या हो जाता है, जैसे या होता है ना कि एक प्रश्न या तो ये करो या तो ये करो, तो ये वाली बात है। तो या तो RNI है या तो RDA है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये क्या हो गया, तो आपका RDA हो गया। इस तरीके से करके हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे, आप लोग देखना, बहुत अच्छे से मैं आप लोग को करा दूंगी। जो टॉपिक मैं कराती हूँ आप लोग उस पर मेरी बहुत प्रशंसा करते हो, मैं मुझे याद हो गया, ये हो गया, मैं समझ गई, ठीक है। तो आज आप लोग क्या करोगे, RDA आज आप लोग पढ़ के जाओगे, वो चीज़ें आपके माइंड में छप करके जाएगी, मैं ऐसा छोड़ूंगी आपको, ठीक है। आप ये मत सोचना कि बस ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगी, कुछ नहीं होगा, बस आप धैर्य बनाए बैठे रहो। क्या होगा, अपर न्यूट्रिएंट लेवल, जिन्हें क्या हम कहेंगे, UNL। आप अगर सेंसियरिटी से अगर कर रहे होंगे, ईमानदारी से अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, चीज़ें इस तरीके से लिखेंगे, TUL फुल फॉर्म लिख लेंगे, UNL फुल फॉर्म लिख लेंगे, AER फुल फॉर्म लिख लेंगे। इस तरीके से करके आप रख करके 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो UNL का मतलब क्या हो गया, अपर न्यूट्रिएंट लेवल। क्या होगा, अपर न्यूट्रिएंट लेवल। अब TUL का क्या होगा, तो टोलरेबल अपर
हाँ ठीक है, टोलरेबल अपर लेवल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इन सब का फुल फॉर्म हो गया। आपको इन सबको पढ़ना है। अभी पीछे इन सब से मैं क्वेश्चन बना करके लाई हूँ, तो ये मत सोचना कि मैम इधर क्या आप नहीं पढ़ा रही हैं, मैं उधर सब क्वेश्चन बना करके लाई हूँ। बस मुझे यही आप लोग को फुल फॉर्म दिखाना था, ठीक है, कि इनका भी मतलब कुछ होता है। ऐसा ना हो कि अगर आ जाए एग्जाम में तो आप कहो कि हम लोग तो बस EAR और RDA के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, आप कहोगे आपको हर चीज़ जानना है। अभी RDA में AI हो जाए तो आप AI से क्या जानोगे, आप कहोगे अच्छा वो जो मेटा AI है वही क्या, तो यस नो वो चीज़ें नहीं है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे एडिक्वेंट इंटेक, क्या कहेंगे, एडिक्वेंट इंट, एडिक्वेंट ही तो पढ़ा जाएगा। आप लोग पढ़ लेना, आप लोग जानते हो इंग्लिश में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं घसीटती रहती हूँ, आप देख लेना। यहाँ पे क्या है, और दूसरा क्या है, सेफ इंटेक, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे क्या है, LRNI, क्या है, LRNI, तो इसका मतलब क्या हो गया, लोअर रेफरेंस न्यूट्रिएंट इनटेक, क्या होगा, लोअर रेफरेंस न्यूट्रिएंट इनटेक। अगर आप जानते हो ना, अगर मैं ये नहीं आपको दिखाती और डायरेक्ट मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन कराने लगती तो आप कहते कि मैम बेवकूफ़ बना रही, ऐसे उल्टा सीधा कहीं से क्वेश्चन लाई होंगी। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि पहले तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको क्या करूंगी, इससे MCQ कराऊंगी, ठीक है। तो ये मेरा डिसीजन सही था कि नहीं था, जरा बता देना आप लोग। अभी तो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैम हम लोग क्या ही पढ़ लेंगे, धैर्य बनाए रखे और अभी सब पढ़ोगे, ठीक है। तो फिर क्या है, LTI, तो LTI क्या है, लोअर थ्रेशोल्ड इनटेक, क्या है, लोअर थ्रेशोल्ड इनटेक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं चाह रही थी आपको दिखाना करना, ये मैं आपको कर रही हूँ, ठीक है। PDF मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे, आप जाकर के वहाँ से अपलोड कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्या दिया, AMDR। अब AMDR क्या है, AMDR क्या है, द एक्सपेक्टेबल, ठीक है, यानी एक्सेप्टेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, इसी का AMDR यही तो है। AMDR का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो एक्सपेक्टेबल यानी जितना एक्सेप्ट हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट रेंज यानी जितना हो सके उतना सूक्ष्म जो है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म हो गया ना, तो सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया, उनका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम रेंज के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर अब यहाँ पे AMDR यही चीज़ें हैं, तो इसे छोड़, तो बस हमें यहाँ पे फुल फॉर्म ही देखना है, न्यूट्रिएंट बैलेंस स्टडीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं आपको दिखाना है, इससे मैं क्वेश्चन बना करके लाई हूँ, ठीक है। बस मुझे यही आपको कुछ फुल फॉर्म दिखाने थे। अब यहाँ आप आ जाओ, एक चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, रेफरेंस बॉडी वेट क्या है, रेफरेंस बॉडी वेट क्या है देख लो, कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रही है। NNMB का फुल फॉर्म क्या होगा, पहले आप ये जानो। NNMB का फुल फॉर्म होगा नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, क्या होगा, इस तरीके से आप लिख लोगे। NNMB क्या है, तो NNMB का फुल फॉर्म होगा नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। NFHS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, क्या होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। WHO का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IAP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, क्या होगा, इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ये सारे जितना भी मैं आपको फुल फॉर्म पढ़, यहाँ केवल मैं आपको फुल फॉर्म पढ़ाने के पर्पज़ से लाई हूँ, ताकि आप चीज़ें देख लो कि इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं भाई, है तो पर्टिकुलर RDA का पार्ट ही, तो इन सब का भी यहाँ पे रोल है, इसलिए आप इन सबको पढ़ लोगे। यहाँ पे आप मेन चीज़ें देख लो, द रेफरेंस बॉडी वेट फॉर मेल एंड फीमेल वेयर डिराइव्ड फ्रॉम दी medium weight of male and female population whose weight and BMI यहाँ पे मेन चीज़ मुझे आपको BMI दिखाना था। BMI क्या है, 18.5 से लेकर के 22.9 kg प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ें आप देख लोगे, BMI क्या है, ठीक है। BMI का फुल फॉर्म क्या होगा, जरा सा बता दो। तो BMI का फुल फॉर्म क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है। तो ये चीज़ें आप जान लो। रेफरेंस एज जान लो आप कितना है, तो द रेफरेंस इंडियन एडल्ट मेन एज कितना है, तो 19 वर्ष से 39 ईयर रेफरेंस एज है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबका 19 और 39 ईयर ही है। कितना है, 19 से 39 साल रेफरेंस एज है। पहले कितना था, इधर 20 था और इधर पे 39 ही था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब से रिवाइज्ड होकर के ये डाटा आया, रिवाइज्ड का मतलब ये नहीं, जब 2020 में ये आया था तो ही ये था। तो ये कितना है, 19 और 39 है ये चीज़ें आप जान लोगे। अब यहाँ पे NNMB का फुल फॉर्म तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे आप देख लो 55 kg किसका वेट है, तो 55 kg वेट किसका है। अभी यहाँ पे सीधे यहाँ पे देख लो एज वाली चीज़ें। अब यहाँ पे एज देखो क्या है, मेन अगर एडल्ट है
तो 18 साल से अधिक के हैं 65 केजी के होने चाहिए। अगर वुमेन एडल्ट है तो 55 केजी की होनी चाहिए। इन्फेंट है 0 से 6 माह का तो 5 से 8 होना चाहिए। 6 से 12 है तो 8 से 5 होना चाहिए। सीधे चीज़ें उल्टा कर दी गई, इधर का इधर आ गया, इधर का इधर आ गया। आप ऐसे याद कर सकते हो 5.8 है, फिर 8.5 है, इधर का इधर चला गया, इधर का इधर क्रॉस में करके मैच करा देना। चिल्ड्रन है अगर 1 से 3 ईयर का तो 12.9 केजी का होना चाहिए। 4 से 6 का है तो 18.3 का होना चाहिए। 7 से 9 का है तो 25.3 का होना चाहिए। सारी चीज़ें आप धैर्य बनाए पढ़ते चलो, बिल्कुल भी तो बोर नहीं हो रहे हो। बॉयज क्या करेंगे, 10 से अगर 12 ईयर के बॉयज़ हैं तो 34.9 केजी के होने चाहिए। गर्ल्स हैं अगर 10 से 12 है ईयर की हैं तो 36.4 होना चाहिए। बॉयज़ हैं तो ये चार्ट आप देख लो, ये मैं एकदम से नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं इससे क्वेश्चन बना करके लाई हूँ। बस मुझे दिखाना था कि आप ये चीज़ें पहले यहाँ देख लो, फिर मैं आपको थ्योरी कराऊंगी। अब यहाँ क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ भी आप फुल फॉर्म देख लो, TEE का फुल फॉर्म क्या होगा, BMR का फुल फॉर्म क्या होगा, पाल का फुल फॉर्म क्या होगा, PAR का फुल फॉर्म क्या होगा। बस मुझे यही आपको दिखाना था, समझे आप, आपको मुझे यही दिखाना था। तो TEA का फुल फॉर्म क्या हो गया, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, क्या हो गया, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक। अब यहाँ पे BMR का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्या हो गया, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक। PAL का फुल फॉर्म क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटी लेवल। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ें इस तरीके से BMR करके फुल फॉर्म लिख लोगे, PAL करके, जितना मैंने अभी इतना 10-12 फुल फॉर्म बताया, सारे चीज़ को आप नोट डाउन करके कहीं ना कहीं रख लोगे। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। FAO का फुल फॉर्म क्या होगा, WHO का फुल फॉर्म क्या होगा, सारी चीज़ें आप लिख करके रख लेना, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाला। ICMR का फुल फॉर्म क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप लिख करके रख लीजिएगा, मुझे यही आपको दिखाना था, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, बाकी चीज़ें तो मैं चार्ट से पढ़ाऊंगी, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे आप देखो क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मेन विद इन 65 केजी और वुमेन विद इन 55 केजी, मतलब कह रहा है कितना एनर्जी होनी चाहिए, कितना कैलोरी होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो, सेकेंडरी है, सेडेंट्री है, मॉडरेट है एंड हैवी, 3 श्रेणी में किसको बांटा गया है, तो आपने कहा मैम मेन को बांटा गया है। कितना कितना केजी वेट होना चाहिए, तो 65 65 65 होना चाहिए। इधर वुमेन में देख लो, सेडेंट्री है, मॉडरेट है, हैवी है, सब में 55 55 होना चाहिए। बस कैलोरीज क्या है यहाँ पे बदल दी गई हैं। स्पेशली आपको कैलोरीज किसका ध्यान रखना होता है, प्रेग्नेंट वुमेन का। लैक्टेट वुमेन अगर मदर है तो 0 से 6 मंथ के लिए कितना चाहिए और 7 से 12 मंथ के लिए कितना चाहिए, बस इतना ही आपको देखना होता है। आप क्या देखोगे कि जो मेन है, मेल है 65 केजी का, चाहे सेडेंट्री है, मॉडरेट है, हैवी है, तीनों का अलग अलग होगा। तो 21-10 होगा, फिर 27-10 होगा, फिर 34-10 होगा। आप कैसे याद करोगे, तो आप कहोगे मैम 21 में यहाँ पे इतना जोड़ा तो 7 हो गया, तो 6 जोड़ा तो 7 हो गया, 21 है ना, 22 23 24 25 26 27, तो कितना जोड़ा, आप कहोगे मैम यहाँ +6 कर दिया, 10 सेम सेम बचा है। उसके बाद 27 के बाद कितना जोड़ा मैम, 28 29 30 31 32 33 34, यहाँ कितना जोड़ दिया, तो यहाँ पे +7 जोड़ दिया। आपको मैं ये बताऊंगी कैसे आप आंसर करोगे। आप मेरी ये चीजें याद करके रखना, तुरंत आंसर आपका सही होगा। तो पहले डाटा आपको याद रखना है, पहला डाटा क्या, 21-10 है, कितना है, 21-10 है। आप इस तरीके से याद करोगे, क्या करोगे, 21-10 है, 21-10 में 6 जोड़ दो, 27-10 हो जाएगा। 27-10 में 7 जोड़ दो, 34, अच्छा नहीं, यहाँ से सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ केवल 7 नहीं जोड़ना है, इसमें वाले में तो आप 7 जोड़ोगे और इसमें वाले में 6 जोड़ दोगे। क्या करोगे, जो 27 दिया, 27 की जगह 27 में आप क्या करोगे, इस तरीके से आप करोगे, 27 + 7 कर दोगे, और फिर 27 + 7 कर दिया तो 7 7 14 को 4 कैरी 1 हो गई, और 2 1 3 तो यहाँ 34 हो गया, ये तो आ गया। अब यहाँ 10 है तो यहाँ पे 6 जोड़ दोगे, तो 10 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 जोड़ना है, 10 में कितना जोड़ना है, 10 में 60 जोड़ना है, तो आप कहोगे मैम 70 हो जाएगा। तो आप कैसे याद करोगे, आप कहोगे मैम यहाँ हम 7 जोड़ देंगे, यहाँ हम 60 जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा कितना, आपका 34 60 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने याद किया है, इस तरीके से आप भी याद कर लेना, नहीं तो ये याद नहीं जल्दी होता है। ऐसे ही आप याद करोगे, थोड़ा सा याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मेन चीज़ आपका वुमेन इंपॉर्टेंट होता है, वुमेन वाली चीज़ें आपको याद करनी है। 16 60 हो गया, 21 30 हो गया और 27 30 हो गया। तो 16 60 में कितना जोड़ोगे कि 21 30 हो जाएगा। तो 16 के बाद आपने कहा मैम 17 18 19 20 21, 16 17 18 19 20 21, 16 तो है ही ना, 17 18 19 20 21। आपने कहा मैम 5 जोड़ दिए,
5 इधर कर दिए और यहाँ 30 है तो 30 का 60 का 30 हो गया तो यहाँ 30 घटा दिए। यहाँ पे मैं 5 जोड़ दी, 16 में 5 जोड़ दी तो 21 हो गया और यहाँ पे 30 घटा दी तो 30 हो गया। तो 16 60 हो गया, 21 30 हो गया और 27 20 हो गया। इस तरीके से आप कुछ भी करके आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कितना जोड़ोगे तो आपने कहा मैम यहाँ 6 जोड़ दिए, यहाँ 5 जोड़े थे, यहाँ 6 जोड़ दिए और यहाँ पे 10 घटा देंगे। तो पुरुषों में जोड़ देना है, महिलाओं में घटा देना है। लास्ट में ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। पुरुषों में क्या करना है, जोड़ देना है, महिलाओं में घटा देना है, ये चीज़ें याद रखना। मेन चीज़ आपका ये होता है। इतने के बाद अगर पूछे सेडेंट्री औरत है, मॉडरेट है, हैवी है प्लस प्रेग्नेंट है तो आप क्या करोगे, 21 20 प्लस क्या करोगे 350, 21 30 प्लस 350, 16 60 प्लस 350, ठीक है। ये चीज़ें आप क्या करोगे उसमें इंक्लूड कर दोगे। अतिरिक्त पूछता है प्रेग्नेंट लेडी को अतिरिक्त कितना कैलोरी चाहिए, तो कितना चाहिए 350 चाहिए, 350 चाहिए, ठीक है। और अगर पूछ दे कि वुमेन लैक्टेट है, वो भी 0 से लेकर के 6 मंथ के बच्चे को फीडिंग करा रही है, तो क्या होगा, आप कह दोगे जोड़ दोगे प्लस 600 हो जाएगा। कितना होगा, प्लस 600 हो जाएगा, ठीक है। जितना भी ये होगा 16 60 में आप 600 जोड़ दोगे, 21 30 में 600 जोड़ दोगे, 27 20 में 600 जोड़ दोगे। फिर अगर ये पूछ दे कि लैक्टेट वुमेन तो है लेकिन वो 7 से 12 मंथ के बच्चे को फीड करा रही है, तो आप क्या जोड़ दोगे, 520 कर दोगे। कितना कर दोगे, 520 कर दोगे। ये चीज़ें क्या होगा, जितना भी होगा उसमें 520 ऐड कर दोगे। अब आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। कितना वेट गेन होना चाहिए, आवश्यकता इतनी होती है कि कम से कम 10 केजी वेट उनका बढ़ना चाहिए। 8 से लेकर के 10 केजी अगर एक स्वस्थ महिला है बच्चे को जन्म देने जा रही है तो उसका वेट कितना ग्रोथ होना चाहिए, तो उसके वेट में 8 से 10 केजी का फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर वो 55 की है तो कितना बढ़ जाएगी, आप कहोगे मैम 65 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डाटा सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब धीरे 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 अब यहाँ पे देख लो, ये तो मैं कराने से रही, ठीक। अब मैं क्वेश्चन ही कराऊंगी सीधे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें हटा दो। यहाँ पे फैट है, फैट वाली चीज़ें भी मैं क्वेश्चन से कराऊंगी, ये चीज़ें मैं नहीं कराऊंगी। चलिए अब मैं क्वेश्चन के पास आप लोगों को लेके चल रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी आप लोगों को, लेकिन एक चीज़ डाइट्री वाला तो मैं करा दूँ, डाइट्री वाला मैं करा के चलूँगी, ठीक। यहाँ कहाँ गया जी, वाटर हो गया, डाइट्री वाला है नहीं, मैं रखी तो थी कहीं ना कहीं तो था, कैल्शियम वाले में था, रुको मिनरल में, यहाँ देखिए ये चीज़ें मैं आपको करा के चलूँगी। डाइट्री फाइबर, क्योंकि ये भी बाधित है, 15 ग्राम पे 1000 किलो कैलोरी, बस इतने ही आपको याद रखना है। 15 ग्राम पे 1000 किलो कैलोरी, 30 ग्राम पे 2000 किलो कैलोरी, बस इतने ही आपको याद करना है। क्या याद करना है, 15 ग्राम पे कितना होना चाहिए, 1000 कैलोरी पे 15 ग्राम आपको डाइट्री फाइबर की आवश्यकता है। 2000 कैलोरी पे 30 ग्राम, ठीक है, सीधे डबल हो जा रहा है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, यहाँ पे देख लो कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे चीज़ें देख लो। अब मैं आप लोगों को MCQ पे ले चलूँगी, धैर्य बनाए रहो, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो। अब आप आंसर करें। अब आप देखो आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। EAR या NANR पीछे आप लोग दिखाए हो, अभी अगर आप पीछे ये मैंने दिखाई होती तो आप कहते कि मैम ये क्या है। पक्का आपका ये सवाल बनता कि नहीं बनता, तो आप कहोगे यस मैम बनता। EAR किसका प्रतिनिधित्व करता है, बता दे जरा। इन सब का फुल फॉर्म भी दिया है, आप देखते रहना। एवरेज रिक्वायरमेंट, हाईएस्ट सेफ लिमिट, डाइटरी इंटेक ऑफ ऑल पीपुल, सप्लीमेंट इंटेक ड्यूरिंग डिजीज। अब बता दो क्या करेगा। EAR किसका प्रतिनिधित्व करता है, जरा सा बताना आंसर। तो आपने कहा EAR एवरेज रिक्वायरमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। किसका, एवरेज रिक्वायरमेंट का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मैं ऐसी इजी गोइंग क्वेश्चन नहीं लेकर के आऊँ कि आपको मैं रट्टा मरवा दूंगी आप रट लोगे। इतना टफ टफ क्वेश्चन मैं बना करके लाई हूँ और इजी से इजी भी है। आप देखते चलना, 125 क्वेश्चन कम नहीं होते, 25 नहीं 135 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। आप देखते रहो। EAR क्या क्या मिला करके होता है, अरे RDA क्या क्या मिला करके होगा, तो EAR, ठीक है। EAR RDA बराबर EAR प्लस कितने ST मतलब स्टैंडर्ड डिवाइस डिवाइसन, ठीक है, या डिवीज़न तो नहीं होगा, चलो डिवीज़न ही होगा, डेवाइवेशन कुछ होगा,
इसमें से क्या होगा, 1 SD है, 2 SD है, 0.5 SD है, 3 SD है। आप लोग चार्ट में ये चीज़ें देखे होंगे। जब चार्ट को आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, उसका PDF निकलवा के रख लेना, तब आप लोगों को ये सारे प्रश्न का मतलब समझ में आएगा। RDA का मतलब ये नहीं हो गया केवल कैल्शियम पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए। RDA ये सब भी होता है, लेकिन ये इतना टफ हो जाता है कि जल्दी ना कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैम बी, 2 SD हो जाएगा। कितना, 2 SD हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। यह लेबल, वह लेबल जिसके ऊपर लेने से जोखिम बढ़ने लगता है, किसको कहते हैं? EAR है, RDA है, UL है, या टोटल अपर लेवल है, या AI है? आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि TUL क्या है, टोटल। आप लोग पहले आंसर कर दे, क्या होगा? तीसरे का आपने कहा मैम TUL ही हो जाएगा। क्या होगा? यही क्या हो गया, अपर लेवल। अपर मतलब ऊपर। इसके ऊपर अगर आप लेते हो तो आपके जोखिम को खतरा होगी। इसके ऊपर बढ़ने पे या लेने पे तो जोखिम बढ़ने लगता है। तो यही क्या होगा, TUL हो जाएगा। वहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से, जो मैंने चार्ट बनाया था इस तरीके से आप लोगों ने ग्राफ देखा है, वहीं पे ये था। ठीक है, TUL वहीं पे ये था। टेलीग्राम पे PDF पढ़ा, आप देख सकते हैं। इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का। AI तब उपयोग किया जाता है जब निर्धारित नहीं किया जा सके। AI आप लोग पीछे देखे हो क्या था, एडिक्वेंट इनटेक कब लिया जाएगा? EAR और RDA, UL, SD या बॉडी वेट? प्रश्न थोड़ा टफ जरूर लग रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो आपने कहा मैम EAR या RDA जब निर्धारित ना किया गया हो तब AI का उपयोग हम करते हैं। समझे आप? आज का AI नहीं है कि मेटा AI है, वो EI नहीं है। ठीक है, तो कब होगा, जब RDA और EAR नहीं निर्धारित किए जा सकते। क्वेश्चन बहुत लोगों को तो टफ लग रहा होगा कि RDA करा रहे हैं कि खेल करा रही हैं। ठीक है, लेकिन जो गंभीर होंगे, पढ़ने वाले होंगे, वो इसका क्लास का मतलब भी समझ पा रहे होंगे। TLTI क्या है? लोअर थ्रेश होल्ड इनटेक। क्या है? लोअर थ्रेश होल्ड इनटेक। तो लोअर थ्रेश होल्ड इनटेक किसके बराबर होता है? EAR प्लस 2 SD, EAR प्लस -2 SD, RDA या UL? आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 5 का, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि EAR -2 SD। क्या होगा? EAR -2 SD। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर करें क्वेश्चन नंबर 6 का। कौन सा वैल्यू ग्रुप्स या पॉपुलेशन की मील प्लानिंग के लिए यूज होता है? ग्रुप में यानी ज़्यादा लोगों के लिए मील प्लान हो रही है तो किसको यूज करेंगे? UL को करेंगे, EAR को करेंगे, LTI को करेंगे, या AI को करेंगे? 6 का आप आंसर करते क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 6 का हो जाएगा LTI हो जाएगा। क्या होगा? LTI हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा? EAR होगा। सॉरी, मुझे भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये कौन सा प्रश्न है? 6वें का है। मुझे भी लगा कि LTI में फुल फॉर्म नहीं समझ पा रही थी। सही बता रहे, तो क्या होगा? EAR हो जाएगा। 6 का क्या होगा? आपने कहा मैम EAR हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड आप दीजिएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने कुछ गलत बता दिया क्या। B, लेकिन अब तक तो मैं सही बताते आई हूँ ना, अब तक तो सही था ये। इसी का केवल गलत हुआ ना। तो 6 का क्या होगा? आपने कहा मैम 6 का हो जाएगा C। क्या होगा 6 का? आपने कहा मैम 6 का EAR होगा। क्या होगा? EAR होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आंसर शुरू हो गया। खैर कोई नहीं, चलो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। EAR या NRI किससे प्रस्तुत, किसे कहते हैं? पोषक तत्वों का औसत आवश्यक स्तर है, पोषक तत्वों की ऊपरी सीमा है, रोगी के लिए सप्लीमेंट मात्रा है, शरीर के वजन जानने का पैमाना है। तो यहाँ पे आंसर दिख गया, लिख हो गया क्योंकि छुप नहीं रहा है। तो पोषक तत्वों का औसत आवश्यकता स्तर है। क्या होगा? पोषक तत्वों का औसत आवश्यकता स्तर है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर करो, क्या होगा? RDA किस सूत्र से निकाला जाता है? EAR -2 SD, EAR प्लस 2 SD, RDA -2 SD और AI प्लस 1 SD। आप आंसर करें, क्या होगा? ये प्रश्न देखो, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी। आप लोग केवल वेट और उसको ना याद किया करो। तो आपने आंसर कर दिया, क्या कर दिया? आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा B, EAR प्लस 2 SD। क्या होगा? EAR प्लस 2 SD। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप तो आंसर शायद देख भी गए थे। तीसरे का आंसर करें, क्या होगा? वह स्तर जहाँ पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में लेने पर हानिकारक प्रभाव होता है। तो आपने पढ़ा था मैम कि TUL होता है, तो यस होता है।
क्या होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। एआई क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हो। एआई का प्रयोग कब करते हैं, जब ईएआर और आरडीए नहीं निकाले जा सकते हैं, ठीक है। कब करेंगे, जब ईएआर जब आरडीए नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो टीएलआई क्या, एलटीआई क्या है, लोअर थ्रेशोल्ड इंटेक के बराबर होता है। ये प्रश्न तो सब रिपीट हो गए। 5वें का क्या हो गया बी, चलो जो मिला है देख लो। देखिए कितना क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ग्रुप में मिल तो ये आर ही हो जाएगा, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ठीक। 7 का आंसर करें। अब यहाँ के आंसर करो। आईसीएमआर और निन के अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यकता किन पर आधारित होती है, किन पर आधारित होती है। सामान्य यानी नॉर्मल इंडिविजुअल एंड रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पर, केवल रोगियों की रिक्वायरमेंट पर, केवल किशोरियों पर, केवल पशुओं पे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो जहाँ जहाँ भी केवल केवल होता है वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, तो आपने कहा यस मैम हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे चीज़ें निगेटिव हो जाती हैं। तो आप 7 का आप क्या आंसर करोगे, आप कहोगे मैम ये हो जाएगा, सामान्य सामान्य नॉर्मल या इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट पे, ठीक। अब यहाँ आंसर करो। ये आर लगभग कितने प्रतिशत होता है आरडीए के कंपैरिजन में, आप आंसर करें क्या होगा। आप लोगों को यहाँ समझ पैदा करने वाला आरडीए का क्वेश्चन है, ना कि रटने वाला। ये आर लगभग कितने प्रतिशत होता है आरडीए के कंपैरिजन में, 40% होगा, 60 होगा, 80 होगा, 100 होगा। आंसर कर दीजिए जरा सा क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम ये आर लगभग आरडीए के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत होगा, तो लगभग हो जाएगा 80%। कितना होगा, 80% होगा, ठीक है। 9 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। मनुष्य की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट किन कारकों पर निर्भर करती है, केवल उम्र पे, केवल जेंडर पे, केवल वजन पे। उम्र, जेंडर, एक्टिविटी, फिजी, ये चीज़ें मैंने पढ़ाया था पीछे, अभी आप लोग को थ्योरी मैंने बताया। आप आंसर करें क्योंकि आप थ्योरी कर चुके हो। आंसर करते क्या होगा, आपने कहा मैम डी वाला आंसर हो जाएगा। उम्र भी होगा, जेंडर होगा, एक्टिविटी होगा, वेट होगा, और क्या होगा, फिजियोलॉजिकल होगा, स्टेटस होगा। ये चीज़ें मैंने आपको इसीलिए करा दिया ताकि आपसे प्रश्न बने, ठीक है। मुझे पढ़ाने का मेरे मतलब होता है आपका मनोबल नहीं तोड़ना होता है कि मैं ऐसा कठिन क्वेश्चन लेकर के चलूँ कि आप कर ही ना पाओ, ठीक है। और मैं आपको महान बना दूंगी, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप जा रहे हो टीजीटी का एग्जाम देने, नेट की तैयारी करके जा रहे हो, तो भी आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, सही बता रहे हैं। जो भी पढ़ो सधा हुआ पढ़ो, ये नहीं कि चलो ठीक है हम आईएएस की तैयारी करके जा रहे, तो ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। जो जिस लेवल का हो उस लेवल का पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आर की मेजर आइडिया आइडियली कैसे की जाएगी, यानी कैसे होगा, अनुमान से, सीधे प्रयोगात्मक रूप से, न्यूज रिपोर्टर से, और क्या है, सिम्टम्स देख करके। डॉक्टर है क्या, सिम्टम्स देख लेंगे। 10 का आंसर करे क्या होगा, आपने कहा मैम सीधे प्रयोगात्मक रूप से क्या होता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। गर्भावस्था, स्तनपान यानी लैक्टेशन किसके अंतर्गत आती हैं, फिजिकल एक्टिविटी के अंतर्गत, फिजियोलॉजिकल स्टेटस, बॉडी वेट एंड जेनेटिक्स। आप आंसर करें, बहुत अच्छा प्रश्न बना है। 11 का आंसर करें। मैंने कहा था एक एक अक्षर से प्रश्न बनाइएगा, सही बता रहे हैं। मैंने कहा हटिए कि एक एक पेज से अक्षर अक्षर से क्वेश्चन बनवाइएगा, मैंने ये इतना बता दिया था, ठीक है। अब आप आंसर करें क्या होगा, तो आपने कहा मैम बी हो जाएगा। ये क्या है, इस स्टेटस में ये लोग आएंगे, ठीक है। अब बताओ आप, स्वस्थ पॉपुलेशन में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट और डाइटरी इनटेक डिस्ट्रीब्यूशन को किसके ऊपर सुप्रीम सुप्रीम पोज माना जाता है, सुप्रीम पोज माना जाता है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, आज गुस्सा ही लग रहा है। क्या होगा, यूएल के ऊपर होगा, ये आर कर्व के ऊपर होगा, एआई के ऊपर होगा, बीएमआई के ऊपर होगा। 12 का आप आंसर करें। आपने कहा मैम 12 का हो जाएगा बी, ई आर कर्व के ऊपर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर, अच्छा यहाँ पे बी ही है, चलो 12 ही है, चलो। AMDR किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आप लोगों ने पीछे देखा था। AMDR का फुल फॉर्म क्या था, अभी आप तुरंत बता ले जाओगे। क्या था, माइक्रो न्यूट्रिएंट के एक्सपेक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के लिए, यही तो इसका फुल फॉर्म है। तो आपने कहा यस मैम यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कहा ना, जब मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा दी तो अब आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब आप यहाँ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे तो आ ही नहीं रहा, ये कहाँ से आप क्वेश्चन ले आए हैं।
मैंने आरडीई का स्क्रीनशॉट एक एक पेज रखा था जो मैंने आपको पढ़ाया। ईएमडीआर सामान्यतः कैसे व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम में। मिलीग्राम में प्रतिशत ऊर्जा के रूप में, केवल ग्राम या दिन में, प्रतिशत बीएमआई में। 13 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया 13 का। आपने कहा मैम बी हो जाएगा, केवल प्रतिशत ऊर्जा के रूप में क्या होता है? ईएमडीआर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ओहो, ठीक 13 था। 14 का आंसर करें आप। न्यूट्रिएंट बैलेंस स्टडीज की विशेषता क्या है? बहुत सस्ती होती है, बहुत समय लेने वाली लेकिन अत्यंत सटीक होती है, केवल बच्चों पर होती है, केवल बूढ़ों पर होती है। तो केवल केवल आंसर तो नेगेटिव हो जाते हैं। केवल सस्ती, बहुत सस्ती होती, ये भी नहीं होगा। बहुत समय लेने वाली लेकिन अत्यंत सटीक होती है, ठीक है। यानी बहुत समय लेकर के हम क्या करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, लेकिन जो भी आंकड़ा हम देते हैं एकदम सटीक देते हैं, परफेक्ट देते हैं। आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ओविलिगेटरी लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट किसके माध्यम से मापा जाता है? केवल ब्लड प्रेशर से, यूरिन, फेस स्वेट आदि से, केवल बीपी कफ से, और केवल ईसीजी से। तो केवल केवल आंसर आपका खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें आपका क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी वजन आप कम कर रहे हो न्यूट्रिएंट के द्वारा, तो आप क्या क्या चीज़ें देखोगे, तो ये चीज़ें क्या है, अगर वजन कम हो रहा है तो ये चीज़ें जांच होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी प्रश्न वही है, किसकी मेंटेनेंस आवश्यकता को दर्शाता है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अंदर घुसा के बना दिया। 16 का आंसर करें। आपने कहा मैम एडल्ट की आवश्यकता के लिए, ठीक है। लूज ऑफ न्यूट्रिएंट किसकी मेंटेनेंस आवश्यकता दर्शाती है? तो किसके लिए? एडल्ट की, ठीक है। जो बहुत टफ है तो मैं स्किप करूंगी, ठीक। न्यूट्रिएंट टर्नओवर स्टडीज में क्या उपयोग किया जाता है? बता दो आप क्या होगा। आइसोटॉपिकली लेबल्ड न्यूट्रिएंट होगा, रैंडम ब्लड शुगर लेवल होगा, ईसीजी ट्रैकिंग होगा, और केवल बॉडी वेट होगा। आप 17 का आंसर करें। तो 17 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, यही वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। 18 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18 न्यूट्रिएंट टर्नओवर स्टडीज किसके लिए की जाती है? रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड करने के लिए, केवल वेट लॉस के लिए, और डीवॉर्मिंग के लिए, और क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग के लिए। किसके लिए करेगा? 18 का आंसर करें। तो आपने 18 का कह दिया मैम ए, रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। 19 का आंसर करें। फैक्टोरियल अप्रोच किस कार्य में उपयोग होती है? कुल डेली रिक्वायरमेंट निकालने में, केवल फैक्ट कैलकुलेशन में, केवल ओबेसिटी मेजरमेंट में, केवल मिनरल्स को एक्सेस करने में। फैक्टोरियल अप्रोच किस कार्य में उपयोग होता है? ये सब प्रश्न अच्छे लग रहा है, कठिन लग रहा है ना, इसलिए मुझे ये लग रहा है। तो क्या होगा? कुल डेली रिक्वायरमेंट निकालने में। केवल केवल यहाँ पे था तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं होगा। 20 का आंसर करो। क्वेश्चन तो अच्छे हैं लेकिन मुझे ये लग रहा है ना कि आप लोगों के लिए टफ हो जा रहे होंगे, ठीक। अब आप बता दो, फैक्टोरियल अप्रोच एनर्जी रिक्वायरमेंट में क्या क्या शामिल है? केवल स्लीप है, स्लीप प्लस रेस्ट प्लस ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी प्लस नॉन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, केवल। तो केवल आंसर आपका सीधे नेगेटिव हो जाएगा, बहुत अच्छे से जान रहे हो। आपने कहा मैम 20 का क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। हम स्लीप को भी, सोने को भी करेंगे, रेस्ट को भी करेंगे, ऑक्यूपेशन एक्टिविटी, नॉन ऑक्यूपेसी एक्टिविटी, सारे चीज़ों को मैं जोड़ करके तब क्या करूँगी, ये एवरेज रिक्वायरमेंट निकाला जाएगा या शामिल किया जाएगा, ठीक है। 21 का आंसर करें। डिप्लेशन रिप्लेशन स्टडीज मुख्यतः किसके लिए होती है? फैट सोलुबल विटामिन के लिए, वाटर सोलुबल विटामिन के लिए, केवल मिनरल्स के लिए, वाटर कंटेंट के लिए। आप आंसर करें क्या होगा? डिप्लेशन एंड रिप्लेशन स्टडीज किसके लिए होता है? 21 का आंसर करें। तो आपने आंसर कर दिया मैम वाटर सोलुबल विटामिन के लिए ये होता है क्या? डिप्लेशन एंड रिप्लेशन स्टडीज होता है, मुख्यतः इन्हीं के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे, अब मुझे अच्छा लगने लगा। अब बता दो, डिप्लेशन मेथड में वॉलेंट्री को पहले कैसे डाइट दिया जाता है? वॉलेंटियर वॉलेंटियर को पहले कैसा डाइट दिया जाता है? बहुत हाई विटामिन वाला,
बहुत लो विटामिन वाला, केवल प्रोटीन फ्री, केवल फैट फ्री। ये तो लग रहा है हम लोग को डाइटिशियन बना देगा क्या। तो 22 का आपने आंसर कर दिया मैम। बहुत लो विटामिन वाला क्या होता है, डाइट हमें इनको दिया जाता है, ठीक है। हम इनको देते हमें, हम इनको दिया नहीं जाता है, ठीक है। डिप्लेशन मेथड में विटामिन स्टेटस किससे मेजर किया जाता है। आरबीसी, सीरम, बायोकेमिकल मेकर से, केवल बीपी मशीन से, केवल बीएमआई से, केवल हार्ट रेट से। आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी, सीरम, बायोकेमिकल मार्कर से क्या होगा, डिप्लेशन रिप्लेशन डिप्लेशन रिप्लेशन मेथड में विटामिन स्टेटस मेजर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें। आईसीएमआर निन 2020 की नई शॉर्ट समरी में क्या शामिल किया गया है, क्या शामिल किया गया है। फूड बेस्ड अप्रोच वाला समरी टेबल, केवल बीएमआई चार्ट, केवल हाइट वेट, केवल फैट रिक्वायरमेंट चार्ट। तो ये तीनों केवल केवल गलत हो जाएगा। फूड बेस्ड अप्रोच वाला समरी टेबल क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहा है जरूर बता देना। टफ तो है बहुत, ये मैं मानूंगी। अभी आप जो खोज रहे हो वो चीज़ें इसमें नहीं है। अभी ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को जो मैंने अभी जो जो पेज लाया था उन सब से बना हुआ है। अब इसके बाद आपको इजी इजी क्वेश्चन मिलेगा, आप धैर्य बनाए रखे रहो। मैं मानती हूँ थोड़ा सा टफ हो गया है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी भी है एग्जाम को देखते हुए। आप जान रहे हो ना एक सीट पे कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, ये मालूम है कि नहीं है। एक सीट पे 254 बच्चे, कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो 250 बच्चों में से आप क्या एक हो। जब आपकी तैयारी इस लेवल की होगी तब तो होगा, इसलिए आप परेशान ना हो, पढ़ते रहें। नई समरी में आरडीए और ईएआर का प्रेजेंटेशन अब कैसा दिया गया है, मतलब दोनों को एक साथ मिलाकर अब दोनों को अलग अलग दिखाया गया है। सिर्फ ईएआर दिया गया है, सिर्फ आरडीए दिया गया है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या किया गया है कि मैम दोनों को अलग अलग दिया गया, हम दोनों को अलग अलग पढ़ते भी हैं। क्यों, क्योंकि दोनों से प्रश्न बराबर बनते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों में अलग अलग बनते हैं, ठीक है। एक ही बनाकर दे देता तो हम लोग की झंझट नहीं कम हो जाती, लेकिन क्यों एक करके देगा। रेफरेंस बॉडी वेट का आधार क्या लिया गया। अब धीरे धीरे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो रेफरेंस बॉडी वेट का आधार क्या लिया गया है। 50% है, 95% ऑफ हाइट है, केवल एज है, केवल जेंडर है। तो केवल केवल तो होगा नहीं, आप जानते हो। 26 का क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम 26 का बी हो जाएगा। 95% ऑफ हाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखते चलना है। 27 का आप आंसर करें क्या होगा। इंडियन एडल्ट मेन 19 से 39 ईयर का रेफरेंस बॉडी वेट कितना माना गया है। आप बता दें कितना माना गया है, किसके लिए पूछ रहा है। बॉडी वेट किसके लिए पूछ रहा है, इंडियन एडल्ट मेन के लिए। कोई भी यहाँ पे कैटेगरी नहीं है। 55 है, 75 है, 65 है, 45 है। तो 55 किसका है, वुमेन का है, किसका है, वुमेन का है। और 65 किसका है, तो आपने कहा मैम मेल का हो जाएगा। तो 27 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम सी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अब आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैम हम लोगों की जान में जान आया। अब लग रहा है कि मैम हाँ कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, ऐसा मैं समझती हूँ। इंडियन एडल्ट वुमेन रेफरेंस एज आपका देखो बार बार यहाँ याद दिला रहा है, ठीक है, ये चीज़ें अच्छी है। 19 से 39 ईयर का रेफरेंस बॉडी वेट कितना है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो 55 है। जहाँ टाइम नहीं देना हुआ मैं टाइम नहीं दूंगी, फालतू का ना आपका समय है ना मेरा समय, ठीक। 29 का आप आंसर करो क्या होगा। 0 से 6 महीने के इन्फेंट्स का बॉडी वेट रेफरेंस कितना किया गया है या कितना लिया गया है। 5.8 kg है, 12.9 है, 25.3 kg है, 34.9 kg है। अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आप जान रहे हो, जिन्हें आप कर रहे हो। इसके पीछे वाली चीज़ें, पहले वाली चीज़ें थोड़ी सी टफ थी, मैं मानती हूँ। तो आपने आंसर कर दिया मैम। 0.5 kg क्या होगा, 0 से 6 मंथ के बेबी का क्या होगा, उसका बॉडी वेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर दो। 6 से 12 महीने का इन्फेंट है, उसका रेफरेंस बॉडी वेट कितना है। 5.8 है, 8.5 है, 12.9 है, 18.3 है। मैंने आपसे कहा था 5.8 और 8.5 लिख करके इस तरीके से क्रॉस करा देना,
तो यहाँ 0 से 6 निकल आएगा, यहाँ 6 से 12 निकल आएगा। यही तो मैंने कहा था। तो आपने कहा यस मैम, यही आप कही थी और यही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप आंसर कर ले रहे हो, ये चीज़ें देख करके अब मुझे अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 का आप आंसर करें। 1 से 3 वर्ष के चिल्ड्रन के लिए रेफरेंस बॉडी वेट कितना माना गया है? 25.3 kg, 12.9 kg, 18.3 kg, 34.9 kg। अब आप आंसर करो, क्या होगा, कैसे याद करोगे? ट्रिक व्रिक अपने पास रख लेना, अब मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ। तो 31 का आप आंसर करें, क्या होगा? जल्दी जल्दी करो आप लोग, ये तो 25 क्वेश्चन लाए हूँ मैं। तो 31 का आंसर, मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मांग ले रहे हो, मैं इतना क्वेश्चन नहीं मांगूंगी। 31 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, 12.9 kg हो जाएगा। आप कहोगे मैम कैसे हम याद करेंगे? तो 1 से 3 का पूछेगा ना, तो इसमें से 1 घटा देना, आप इसको 12 समझ करके इसका आंसर दे देना। अच्छा है, देखो 12.9 कर देना, ठीक है। तो ये मिला करके 13 हो गया। अगर एक एक 3 को हम 13 कर दें, 20 से ये हटा दें, हम इस तरीके से 13 कर दें, तो ये 12 और एक ही पॉइंट तो कम है, अगर 1 पॉइंट हो जाता तो 13 हो जाता। इस तरीके से करके कोरिलेट कर लीजिएगा। अब इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, टीईई का सूत्र क्या है? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का सूत्र क्या है? क्या क्या मिला करके बना है टीई, ये जरा सा बता देना। तो आपने कहा मैम 32 का आंसर हो जाएगा, ये तो टफ ला दें। हो जाएगा टीईई बराबर बीएमआर गुणे पाल। पाल क्या था? फिजिकल एक्टिविटी लेवल। बीएमआर क्या था? बेसल मेटाबॉलिक रेट। टीईई क्या है? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। यही चीजें मैंने कहा आपको रट करके रखना है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, नहीं तैयारी कर रहे हो तो खैर कोई बात ही नहीं है, आपको जो मन करे वो करिए, मेरा काम है बताना। आपको उस रास्ते पे चलना आपका कार्य है, मेरा कार्य है बस आपको उंगली उठा करके दिखा देना कि बेटा वो तेरा स्कूल है, तुझे वहाँ पढ़ाने जाना है। अब आप कैसे जाओगे, क्या करोगे, वो चीज़ें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने आपको स्कूल दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, आप कहाँ ज्वाइन करोगे, कहाँ क्या करोगे, मैंने सब दिखा दिया। कैसे आप जाओगे वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये अब मैं आपके घर याद कराने नहीं आऊँगी। मैंने अपना जितना भी होता है मैं अपना 100% देती हूँ। आप इस चीज़ को माने ना माने, मैं अपना सर्वस्व देती हूँ। आप क्या करते हो, कितने उससे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, मुझे ये नहीं मालूम है। तो PAR किसका रेशियो होता है? एक दिन का टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये भाग का सिंबल होता है। BMR 24 घंटे का, एक दिन का पानी की आवश्यकता गुणे कैलोरी। केवल तो केवल वाला आंसर काट दो, मैं पढ़ूंगी भी नहीं। 33 का आंसर करें। तो 33 का आपने आंसर कर दिया कि मैम ये हो जाएगा। एक दिन का टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर में भाग देंगे BMR का 24 घंटे का, उतने में आंसर निकल आएगा PAR का, ठीक है, यानी फिजिकल एक्टिविटी रेशियो। अब यहाँ पे PAR हो गया, वहाँ पे लेवल था, यहाँ पे आर हो गया। तो PAR का क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटी रेशियो। किस रेशियो को दर्शाता है? एक एक्टिविटी के प्रति मिनट एनर्जी कॉस्ट भागा BMR के प्रति एनर्जी कॉस्ट। आप आंसर करें क्या होगा? मैं ये तो होने से रहा, 2 ही है। 34 का आंसर करें क्या होगा? तो आपने 34 का आंसर कर दिया कि मैम इसका हो जाएगा ए। क्या होगा? एक एक्टिविटी के प्रति मिनट एनर्जी कॉस्ट भागा BMR की प्रति मिनट एनर्जी कॉस्ट से, ठीक है। सब क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, इतना मैं समझती हूँ। इसका आंसर कर 35 का, 35 का आंसर करें, क्या है? सेकोफाइल्ड इक्वेशन भारतीयों में एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे दिखाती थी? बहुत कम। ये प्रश्न छोड़ दो, ठीक है, मेरे भी समझ से परे है। तो 35 का पहले सुन लो, क्या होगा? अधिक आंकी गई, ये चीज़ें आप देख लो, मैं इसे स्किप मारूंगी। 36 का आंसर करें। अब इसका आंसर कर दो, देख के आंसर क्या होगा 36 का? 2010 ICMR और नेन कमेटी ने BMR वैल्यू को FAO, WHO, UNU के ग्लोबल वैल्यू से कितने प्रतिशत कम किया था? 2010 की पूछ रहा है। 2%, 10%, 5%, 1%। ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार लग रहा है, अगर आ जाए तो कोई कर ही नहीं पाएगा। आपने कहा मैम 36 का 5% हो जाएगा, क्या होगा? 5% हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था एक एक पेज पढ़ के क्वेश्चन बनाइएगा, ताकि बच्चों से कोई भी BMR रेस से क्वेश्चन जो भी ORDA से गलत ना हो। पढ़ने की जिम्मेदारी उनकी है, को अपना याद करेंगे। 2020 कमेटी ने एविडेंस मिलने पर BMR को और कितने प्रतिशत रिड्यूस किया? आप आंसर करें। 5% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, 2% एक्स्ट्रा, 1% एक्स्ट्रा। 37 का आप आंसर करें, क्या होगा? 37 का आपने कहा मैम ए, 5% एक्स्ट्रा, क्या होगा? 5% एक्स्ट्रा, ठीक है। नहीं तो कुल 10%, क्या मतलब? 5% एक्स्ट्रा तो कुल 10%।
5% एक्स्ट्रा BMR को कितने प्रतिशत रिड्यूस किया, तो कुल 10%। कहाँ से 10 हो जाएगा, 5% एक्स्ट्रा। चलो 38 का आंसर करें। अंडर वेट व्यक्तियों को एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, न्यू न्यूट्रिएंट न्यूट्रियस फूड से एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना चाहिए, सॉल्ट कम लेना चाहिए, केवल विटामिन बढ़ाना चाहिए। आप आंसर करें क्या होगा। जिनका वेट कम हो, अंडर वेट हो, उन्हें क्या करना चाहिए। तो 38 का आप कह रहे हो कि मैम बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये फूड से एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना चाहिए, न्यूट्रियस से। कौन कौन अंडर वेट, हम तो अंडर वेट नहीं है, ठीक है। हम ओवर ही होंगे, अंडर तो नहीं होंगे। आप लोग कैसे हो ये तो आप लोग जानोगे। 39 का आंसर करें। गर्भवती भारतीय महिलाओं पर डाटा की कमी के कारण कमेटी ने किस रिकमेंडेशन का रिटेन किया है। WHO 2006, ICMR 10 की एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट, FAO या WHO 2004, यूनिसेफ गाइडलाइन, किसका किया है आप जरा सा बता देना। गर्भवती भारतीय महिलाओं पर डाटा की कमी के कारण, यानी डाटा उतना नहीं था, उसकी कमी के कारण कमेटी ने रिकमेंडेशन को रिटेन किया है। आप बताएंगे किसका किया है, किसको लेकर के डाटा बनाया है। तो आपने कहा वेब 39 का हो जाएगा बी, यानी ICMR 10 की एडिशनल रिक्वायरमेंट को लेकर के एनर्जी को क्या किया है, उनके लिए डाटा तैयार किया है। 40 का आंसर करें। स्तनपान यानी लैक्टेशन में एनर्जी यूटिलाइजेशन किस ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, बता दें आप लोग। थ्योरेटिकल डाटा, एडल्ट ऑब्जर्वेशन ऑन मिल्क प्रोडक्शन, केवल वेस्टर्न रिसर्च, केवल हाइट। तो केवल तो होगा नहीं, इन्हीं का आंसर होगा। 40 का आप आंसर कर देता, आपने कहा मैम बी हो जाएगा। एक्चुअल, अच्छा मैंने इसे एडल्ट पढ़ा क्या, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, इसको लेकर के क्या स्तनपान वाली चीज़ें की गई हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप आंसर कर दो। 41 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। 65 kg वजन वाले पुरुष में सेडेंट्री वर्क पर एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है। 65 kg का, वो भी सेडेंट्री, फिर मॉडरेट, फिर हैवी। अब आप बताओ क्या है। तो आपने कहा मैम 21-10 था क्या, आप सोचो क्या था। आपने कहा यस मैम, आप बेवकूफ़ बना रही हैं। 41 का हमें पूरा याद आ गया, 21-10 था, इसमें हमने 6 जोड़ दिया, 27-10 हो गया। यहाँ हमने 7 जोड़ा, यहाँ मैम हमने 60 कर दिया, यही तो है डाटा। अब आप 65 का कर दो मॉडरेट के लिए। तो मॉडरेट में आपने कहा मैम 21-10 था, तो 21-10 में हमने 6 यहाँ जोड़ दिया, तो 6 एक 7 हो गया, 2 हो गया 27, और यहाँ पे 10 था ही, तो 27-10 हो गया। 27-10 का ही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप याद करोगे ना, जैसे मैंने बताया, तो ये वाली चीज़ें आपकी हमेशा याद रहेगी। मैं ऐसे ही याद कर रही हूँ, सही बता दूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आंसर करें 43 का। अब क्या है, हैवी वर्क करने वाले 65 kg पुरुष की एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम यहाँ पे हम लोगों ने 34 कर दिया था, यहाँ पे 70 कर दिया था, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही महिलाओं वाली चीज़ें रटी जाएगी। सेडेंट्री वर्क वाली 55 kg महिला की एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है। 21-30 है, 27-20 है, 16-60 है, 21-10 है। तो आप कहो मैम इन लोगों का 16-60 है क्या, तो मैं क्या जानूँ, आप बताओ। आपने कहा यस मैम इनका 16-60 है, क्या होगा, 16-60 है, ठीक। अब यहाँ पे आंसर करो क्या होगा कि 55 kg की महिला मॉडरेट वर्क है, इनका क्या होगा। 21-30 है, 16-60 है, 34-70 है, 27-10 है। 45 का आप आंसर कर दे, क्या होगा। आपने कहा मैम ये 21-30 हो जाएगा, क्या होगा, 21-30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैवी के लिए कितना हो जाएगा, आप जरा सा बता दें। हैवी वर्क के लिए 55 kg की महिला है, तो 46 का उसका कितना हो जाएगा। आपने कहा मैम 46 का उसका हो जाएगा ए 27-20 आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 27-20 हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करो, मेरे गले में दर्द हो रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए एडिशनल कैलोरीज कितनी मानी गई है। 600 किलो कैलोरी गर्भवती महिलाओं के लिए एडिशनल पूछ रहा है, नहीं एक्स्ट्रा पूछ रहा है। 350, 520, 2720, आप आंसर कर लो। इसका आंसर मैं आपसे चाहूँगी तब मैं बताऊँगी। आपने कहा मैम 350 प्लस हम जोड़ेंगे, चाहे 1660 में करवा लीजिए,
चाहे 21 10 में करवा लीजिए, चाहे 27 जिसमें भी करवा लीजिए, मैं इतना ही जोड़ूंगी। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप बहुत अच्छा करते हो। लैक्टेशन वुमेन जब 0 से 6 मंथ का बेबी है उसमें कितना हम एडिशनल कैलोरी जोड़ेंगे? तो आपने कहा मैम अगर आपका बेबी 0 से 6 मंथ का है तो उसमें हम कितना जोड़ेंगे? उसमें हम 600 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैम बच्चा 6 महीने का है, ठीक है। कितना है? 6 महीने का, इसलिए हम एक्स्ट्रा केवल 600 ही जोड़ेंगे। आपने कहा यस मैम, क्या सही है? तो यस सही है। और अगर आपका बेबी 7 से 12 मंथ का है तो आप कितना जोड़ोगे? आपको अगर मैम कम कर देंगे, 520 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 520 जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से करके आंसर दीजिएगा आप। मच्छर काट रहे थे। अब आप आंसर करिए, क्या होगा? 49 का क्या होगा? 50 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 50। गर्भवती यानी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ICMR के अनुसार एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी मानी गई है? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि वही आंसर यहाँ पे घुमा दिया है कि हो जाएगा 350 कैलोरी पर डे। गर्भावस्था में एनर्जी रिक्वायरमेंट एडजस्टमेंट किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है? सिर्फ BMI, बॉडी वेट, ऑब्जर्व्ड वेट गेन एंड एक्टिविटी में पैटर्न, और सिर्फ आयु केवल, तो सिर्फ केवल ये सब खत्म हो जाएगा। यही होगा, बॉडी वेट होगा, ऑब्जर्व्ड वेट गेन होगा, और एक्टिविटी पैटर्न क्या होगा? ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि आप कितना एक्टिव हैं, क्या कर रही हैं, आपका बॉडी वेट क्या है, कितना आप गेन कर रही हैं, ये सारी चीज़ें देखा जाएगा। 52 का आंसर करें, क्या होगा? लैक्टेटिंग 0 से 6 माह की माता है, ठीक है, बच्चे को दूध पिला रही, फीडिंग करा रही हैं, तो महिला के लिए एडिशनल कैलोरीज कितनी? तो वही चीज़ें रिपीट हो गई भाई। तो आप कहोगे हम 0 से 6 है तो 600 हम कर देंगे। कितना होगा? 600 हम कर देंगे, ठीक है। 56 का भी वो हो, सब क्वेश्चन या रिपीट है तो आपको 520 होगा। 54 का आंसर करें। लैक्टेशन में एनर्जी यूटिलाइजेशन किस आधार पर मानी गई है? सिर्फ, ओहो, ये भी प्रश्न तो वही आ गया जी। 54 का आपने आंसर किया मैम भी। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। चलो यहाँ भी देख लें, क्या डाटा ना उपलब्ध होने की वजह से इसको लिया था, ठीक। चलो ये भी हटा देते हैं। 56 क्या होगा? और तिरी के ये तो सारे प्रश्न लग रहा रिपीट है क्या? अच्छा नहीं है ना, यहाँ पे कैलोरी हो गया, ठीक। अब चलो यहाँ से नया क्वेश्चन है। 0 से 6 माह के शिशु की एनर्जी रिक्वायरमेंट किलो कैलोरी में कितनी होगी? कितना है बच्चा? 0 से 6 माह है, उसे कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? तो आपने कहा मैम इसे 530 कैलोरी की आवश्यकता है। कितना? 6 माह का है तो 600 के अंदर ही आंसर आप करिएगा। आप कैसे ट्रिक पकड़ोगे? आप कहोगे मैम 6 माह का बच्चा है, 0 से 6 माह के अंदर का, तो हम 6 माह से अंदर का ही पकड़ेंगे। तो 530 आप डाटा सही कर दोगे, 530 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 57 का आप आंसर करें। 57 का 6 से 12 महीने के शिशु की एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है? 530 किलो कैलोरी पर डे है, 660 कैलोरी पर डे, 720 कैलोरी पर डे है, 2500 किलो कैलोरी पर डे है। आप आंसर कर दे। 57 का क्या होगा? तो 57 का हो जाएगा 660 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 महीने के ऊपर है तो 660 को आप कर दीजिएगा। 6 से 12 के ऊपर है, 6 से 12 का है तो 660 आप कर दीजिएगा, ठीक है। 58 का आप आंसर करें। 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए पूछा जा रहा है। 58 का आप आंसर करें। तो 58 का आपने आंसर कर दिया कि क्या होगा? 1110 किलो कैलोरी होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 से 3 साल का अगर बच्चा है तो उसे पर डे कितनी कैलोरी चाहिए? 1110 कैलोरी चाहिए। 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एनर्जी की कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता है? 1830, 1160, 1440, 720। आप आंसर करें, कितना होगा? 4 से 6 साल का बच्चा है तो आप कहोगे मैम इसका कितना हो जाएगा? 59 का आप बताओ क्या होगा? तो आपने कहा मैम 1830 हो जाएगा। कितना होगा? 1830 हो जाएगा। यस, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो टेबल में, 4 से 6 ईयर बराबर 18.3 kg, रिक्वायरमेंट 1440 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है। यानी वेट कितना इसका होना चाहिए? ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल में ये दिया हुआ है, वहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। 7 से 9 वर्ष के बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? एनर्जी रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरी है, 1740 है, 2500 है, 1110 है। 7 से 9 वर्ष का बच्चा है तो उसका कितना होगा? तो आपने कहा मैम 60 का हो जाएगा। डी यानी 1740 किलो कैलोरी पर डे। कितना? 1740 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है।
61 का आंसर करें आप, क्या होगा तो दिख गया। 10 से 12 मार्क के बॉयज़ का रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 2200, 1740, 2500 और 2860। आप आंसर कर दे कितना होगा 61 का। ये सब रटने वाले क्वेश्चन है, तो आपने कहा मैम ये इतना डाटा आप कैसे याद करोगे, ये भी तो समस्या होती है। आप कहोगे मैम 2200 किलो कैलोरी ऐसे ही रटा जाता, हम तो ऐसे ही रटे थे, लेकिन ये कि सब नहीं रट डाले थे, ठीक है, लेकिन आप लोगों को रटा रहे हैं सब। 10 से 12 वर्ष की गर्ल की एनर्जी आवश्यकता कितनी होगी? आप आंसर कर दे क्या होगा 62 का। तो 62 का आप जानते हो गर्ल्स कहाँ कहाँ अधिक होती है, आयरन में गर्ल्स को अधिक दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, बॉयज से कम ही होती हैं। तो 62 का आप आंसर कर दिए कि मैम 62 का हो जाएगा ये 2200 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ देख लो टेबल में 2220 बॉयज़ का था एंड गर्ल्स का 2210 है। करीब सेम रेंज, करीब सेम रेंज क्या है, अराउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे आंसर करें 63 का। 13 से 15 ईयर का बॉयज़ है तो उसे डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी? 63 का आप आंसर करें। तो 63 का आपने आंसर कर दिया कि मैम ये 2860 किलो कैलोरी पर डे होगा। कितना होगा? 2860 किलो कैलोरी पर डे हो जाएगा। आंसर करें 64 का। क्वेश्चन नंबर 64। 13 से 15 ईयर्स की अगर गर्ल है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? आप आंसर करें 64 का। 64 का, तो 64 का आपने कहा मैम बी 2490 किलो कैलोरी पर डे है। कितना? 2490 किलो कैलोरी पर डे है। यहाँ पे देख लो क्या होगा, 49.6 kg वेट होगा और उस हिसाब से अप्रॉक्स इतना पर डे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ 16 to 18 में बॉयज़ को एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए? 65 का। जल्दी जल्दी आप करो, केवल डाटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट आप करते चले जाओ। तो आपने आंसर कर दिया 65 का। आपने कहा मैम डी हो जाएगा, 3020 कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक। 66 का आंसर करें। 16 से 18 ईयर की अगर गर्ल है तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? वहीं से ख़त्म हो जाएगा, अब इसके बाद कोई और डाटा शुरू होगा। तो आपने आंसर किया मैम 2500 किलो कैलोरी पर डे हो जाएगा। कितना? 2500 किलो कैलोरी, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ से फैट से क्वेश्चन शुरू है। कुल फैट से प्राप्त ऊर्जा की अपर लिमिट कितनी रखी गई है? यानी टोटल अगर 100% आप भोजन को मान रहे हो तो उसमें से कितना परसेंट हम फैट को दे सकते हैं, कितना परसेंट हम टोटल फैट पे खर्च करेंगे? 10% एनर्जी फैट से लेंगे, 20% एनर्जी हम फैट से लेंगे, 30% एनर्जी फैट से लेंगे एंड 50% एनर्जी फैट से लेंगे। कितना हम फैट से एनर्जी ले लेंगे? तो 67 का आपने कह दिया कि मैम 30% एनर्जी जो होगा हम किससे लेंगे? हम फैट से अपने अंदर एक्वायर करेंगे, ठीक है। यानी कितना हम लेंगे? तो 30% एनर्जी हम फैट से प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये हमारा अपर लिमिट है, इससे हाई नहीं होनी चाहिए। 30 के अंदर आप रहो, ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं होना चाहिए। 68 का आंसर करो। 30% में टोटल फैट आप 30% इंटेक कर रहे हो, उसमें से SAF, म्यूफा और प्यूफा का डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना माना गया है? क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये SAF क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। म्यूफा और प्यूफा का कितना माना गया है? आप कहोगे मैम सैचुरेटेड तो दिया है लेकिन अनसैचुरेटेड क्यों नहीं दिया? तो बाबू बेटा बच्चे, अनसैचुरेटेड में मूफा एंड फूफा दोनों हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड में ही क्या होता है, ये दोनों बढ़ जाते हैं, लेकिन सैचुरेटेड में कोई नहीं बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें दिया है। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है कि टोटल अगर फैट हमें 30% लेना है तो उसमें सैचुरेटेड कितना होगा, म्यूफा कितना होगा और प्यूफा का कितना पार्ट होगा। 68 का आप आंसर कर दिए। इस क्वेश्चन पे लाइक कर दो जो लोग ना लाइक किए हों, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाकर के सारे लोग कमेंट करना। इतना गला फाड़ फाड़ के मैं पढ़ाती हूँ, क्या ही मतलब है भाई आपके नज़रों में? कुछ नहीं, मैं जीरो हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी मेरी वो नहीं कर रहे हो, ना क्लास को आप लोग शेयर कर रहे हो, ना वीडियो लाइक हो रहा, ना कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं, और ना ही आप लोग ऐड वैड देख रहे हो, ठीक है। आप लोग जरा सा ऐड भी देख लिया करो, समय नहीं, एकदम पढ़ने पे मत तुल जाया करो। एक आध ऐड देख लिया करो, रील्स तो आप लोग बहुत देखते हो। अगर 2-2 मिनट का भी सारे लोग ऐड देख लेते ना तो क्या ही कहना रहता। 68 का आंसर करे क्या होगा? तो 68 का आपने कहा मैम सी 10%, 10%, 10% तीनों से होगा। सेचुरेटेड 10%, मूफा 10% एंड प्यूफा 10%, टोटल कितना हो गया? 30%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। ये क्या था? 68 था, 68 था ना, 60, हाँ ठीक। अब आप आंसर करो 69 का। अब आप आंसर करिएगा कि सेचुरेटेड नहीं, सेडेंट्री एडल्ट मैन है
उसके लिए विजिबल फैट इनटेक लिमिट कितनी होनी चाहिए? 20 ग्राम पर डे, 25 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे, 40 ग्राम पर डे। क्या है? सेडेंट्री, मॉडरेट, एडल्ट है। सेडेंट्री या मॉडरेट, मॉडरेट नहीं, क्या होता है? सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हाई। तो लो का पूछा जा रहा है। उसे कितना पर डे फैट लेना चाहिए? आंसर करें 69 का। सोचने के लिए मैं टाइम दूंगी। आपने कहा मैम 25 ग्राम पर डे हम उसे क्या करेंगे? फैट देंगे। तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। यहाँ पे देख लो क्या दिया गया है। एडल्ट मैन के लिए 25, फिर 30, फिर 40 फॉर सेडेंट्री एंड मॉडरेट हैवी। 25 किसका हो गया? सेडेंट्री का। 30 किसका हो गया? मॉडरेट का। 40 किसका हो गया? हैवी वर्क वाले का। ये चीजें आप याद कर लेना। 25 5 30, 25 5 30 10। पहले 5 बढ़ेगा, फिर उसका डबल हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। ठीक है। 25 में 5 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ोगे 40 हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लेना। फैट वाला डाटा याद करने में आपको इजी होगा, टफ नहीं होगा। एडल्ट वुमेन की सेडेंट्री एक्टिविटी में विजिबल फैट इंटेक कितना है? 20 है, 25 है, 30 है, 40 है। वही चीज़ें सेम महिला के लिए पूछ रहा है, लेकिन सेडेंट्री एक्टिविटी वाले के लिए पूछ रहा है। मॉडरेट और हैवी के लिए नहीं पूछा जा रहा है। तो 70 का आपने आंसर कर दिया मैम। 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। वहाँ कहाँ से शुरू था? मेल में। तो मेल में 25 से शुरू था, 25 से फिर क्या हो गया? 30 हो गया। नहीं, 20 से शुरू था, 20 हो गया, 25 हो गया और 30 हो गया। इस तरीके से था। अब यहाँ पे देखो क्या है। लिनोलिक, लिनोलिक एसिड किस नाम से जाना जाता है? ओमेगा 9 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 है एंड ट्रांसफैट है। किस नाम से जाना जाता है? क्या? लिनोलिक एसिड। 71 का आप आंसर करो फटाफट कर, मेरा गला एकदम सूख रहा है। 71 का आप आंसर कर दीजिए, क्या होगा? 71 आपने आंसर कर दिया कि मैम 71 का हो जाएगा बी, और बी यानी ओमेगा 6 हो जाएगा। क्या होगा? ओमेगा 6 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इसका आंसर करो आप 72 का। क्वेश्चन नंबर 72। अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिन्हें हम ALA कह रहे हैं, किस नाम से जाना जाता है? ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, ओमेगा 3 है, सेचुरेटेड फैट है। 72 का आप आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72। 72 का आप आंसर कर दें तो 72 का आपने आंसर कर दिया कि मैम ओमेगा 3 क्या हो जाएगा? ALA का के नाम से जाना जाएगा। क्या? ओमेगा 3 ALA। ठीक है। अब इसका आंसर करें 73 का। ALA का RDA पुरुषों के लिए कितना है? 1.1 ग्राम पर डे है, 300 mg पर डे है, 1.6 ग्राम पर डे है, 10 ग्राम पर डे है। आप 73 का आंसर कर दी, क्या होगा? 73। तो 73 का आपने आंसर कर दिया मैम, सी होगा। और सी यानी 1.6 ग्राम पर डे होगा। क्या होगा? 1.6 ग्राम पर डे होगा। 74 का आप आंसर करें, कितना क्या होगा? ALA का RDA महिलाओं के लिए कितना है? ALA आप आंसर करें। 1.1 ग्राम पर डे है, 1.6 ग्राम पर डे है, 300 mg पर डे है, 2.5 ग्राम पर डे है। 74 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने 74 का आंसर कर दिया मैम, ए होगा। 1.1 ग्राम पर डे है। क्या होगा? 1.1 ग्राम पर डे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 75। कम से कम कितने प्रतिशत ऊर्जा डाइटरी फैट से आनी चाहिए जिससे एसेंशियल फैटी एसिड और फैट सोलुबल विटामिन प्राप्त हो सके? कहने का मतलब ये है कि कम से कम कितना प्रतिशत डाइटरी फैट से एनर्जी आनी चाहिए, जो क्या है? फैटी एसिड और फैट सोलुबल विटामिन से प्राप्त होते हैं। मिनिमम 10%, मिनिमम मतलब कम से कम 10%, कम से कम 15, कम से कम 20, कम से कम 25। 75 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम, सी हो जाएगा। 20% मिनिमम, यानी कम से कम 20% एनर्जी आनी ही चाहिए। EPA और DHA, क्या होगा EPA का फुल फॉर्म? आप लोग बताओगे? इकोसा पेंटानोइक एसिड, डोकोसा डोकोसा हेक्सा, नहीं इसका पता नहीं क्या है जी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। की दैनिक सिफारिश कितनी है? 2010 के हिसाब से पूछ रहा है। FAO 2010। क्यों 2010 का डाटा पूछ लिया भाई? 76 का आपने आंसर कर दिया मैम, बी, 300 mg पर डे। ठीक है। इसका आंसर करें। एडल्ट मैन जो 18 साल से ऊपर का है के लिए मिनिमम टोटल फैट प्लस E यानी एनर्जी, प्रतिशत एनर्जी कितनी सिफारिश है?
10% है, 15 है, 20 है, 30 है। आप आंसर करें क्या है? 77 का आंसर करें। आपने कहा मैम 20 है। क्या है? 20 है, ठीक है। 20, 25 फिर 30, यही था ना? 20, 25 प्लस 30 फिर 30। अब यहाँ आंसर करो। टोटल वुमेन 18 ईयर से अगर अधिक की है तो मिनिमम टोटल फैट कितने, मतलब कम से कम पूछा है, वहां भी कम से कम पूछा था। आपने देखा क्या था? 20 था, फिर 25 होगा, फिर 30 होगा। तो मिनिमम वहां पे 30 भी था, लेकिन मैक्सिमम नहीं था। अगर यहाँ मैक्सिमम पूछ दे तो हम 30 को करेंगे, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है तो हम 20 को ही करेंगे या 25 को ही करेंगे। 78 का आप आंसर करो। क्या होगा? आपने कहा मैम 20% हो जाएगा। क्या होगा? मिनिमम इसका भी 20% है और मिनिमम इसका भी 20% है, ठीक है। इस तरीके से कैसा क्वेश्चन लग रहा है जरूर एक बार आप लोग बता देना, ठीक है। कि मैं यूं ही गला फाड़े जा रही हूँ, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एडल्ट मेन सेडेंट्री में विजिबल फैट इंटेक ग्राम पर डे कितना हो है? 20 ग्राम पर डे, 25 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे, 40 ग्राम पर डे। आप आंसर कर दे 79 का क्या होगा? तो 79 का आपने कर दिया मैम बी। क्या हो जाएगा? 25 ग्राम पर डे होगा। क्या होगा? 25 ग्राम पर डे हो जाएगा। क्या है? तो फैट है, ठीक। एडल्ट वुमेन सेडेंट्री विजिबल फैट इनटेक पर डे। तो आप बहुत अच्छे से जान लो, सेडेंट्री की बात की जा रही है, वो भी महिलाओं में बात की जा रही है। तो 80 का कितना होगा? आपने कहा मैम 20 ग्राम पर डे। इस तरीके से आपको चीज़ें रटती होंगी, रट रही होंगी, ठीक है। 81 का आंसर कर दे। क्या होगा? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मिनिमम टोटल फैट, मिनिमम की बात सबके जगह कर रहा है। फैट प्रतिशत एनर्जी कितनी मानी गई है? 10%, 15%, 20, 30%। 81 का आप आंसर करें। क्या होगा? तो 81 का आपने कह दिया मैम सी। 20% एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगा। किसके लिए? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है। एनर्जी ये सब फैट वैट नहीं बढ़ाया गया, वो सारी चीज़ें सेम चलेंगी, बस एनर्जी बढ़ाई गई है, कैल्शियम बढ़ाया गया होगा, प्रोटीन बढ़ाया गया होगा, यही सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें बढ़ती नहीं हैं। आयरन बढ़ाया गया होगा, लैक्टेशन फोलिक एसिड बढ़ाई गई होगी। ये कुछ डाटा होते हैं जो प्रेग्नेंट के लिए बढ़ा दिया जाता है। लैक्टेशन वुमेन के लिए मिनिमम फैट फ्रॉम फूड्स इंक्लूडिंग कुकिंग फैट्स कितनी परसेंट एनर्जी है? 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। आप आंसर करें। क्या होगा 82 का? तो 82 का आपने आंसर कर दिया बी, और बी यानी 15%। क्या होगा? 15%, ठीक है। अब यहाँ आंसर करो। 0 से 6 महीने का बच्चा है, उसके लिए टोटल फैट कितने प्रतिशत के रेंज में होना चाहिए? 0 से 6 महीने का बच्चा है तो कितना होना चाहिए? 83 का आप आंसर करो। 83 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, यानी 40 से 60% क्या है उसके पास? फैट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, 6 महीने से 24 मंथ का बच्चा है, 6 मंथ टू 24 मंथ। मिनिमम टोटल फैट रिक्वायरमेंट कितनी है? 20%, 25, 35, 60। 84 का आप आंसर करें। क्या होगा? तो 84 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, यानी 35% है। कितना है? 35% है, ठीक। 85 का आप आंसर करें। 85 3 से 6 ईयर के बच्चे में विजिबल फैट इंटेक कितना है? 15% पर डे, 20, 25, 30। 85 का आप आंसर करें। क्या होगा? तो 85 का आपने आंसर कर दिया कि सी, यानी 25 ग्राम पर डे। क्या होगा? आंसर होगा कितना होगा? 25 ग्राम पर डे। 100 डाटा टेबल 100 में 25 ही है, ठीक है। 86 का आंसर कर दे। 30 से 15 ईयर बॉयज के लिए विजिबल फैट इंटेक कितनी है? 35 ग्राम पर डे, 45 ग्राम पर डे, 50 ग्राम पर डे, 25 ग्राम पर डे। 86 का आप आंसर करें। क्या होगा? 86 का आपने कहा मैम बी, 45 ग्राम पर डे क्या हो जाएगा? फैट इतना चाहिए। अब इधर आ जाओ। डायट्री फाइबर की रिकमेंडेशन पहली बार किस पर आधारित की गई? बीएमआई, एनर्जी इनटेक, केवल एज, केवल जेंडर। आंसर करें। क्या होगा? डायट्री फाइबर की बात हो रही है, तो आप डायट्री फाइबर वाला आंसर आप सही करना। आपने कहा मैम एनर्जी इनटेक पे क्या होगा? पहली बार क्या हुआ? रिकमेंडेड किया गया या रिकमेंडेशन किया गया, किसके आधार पे? तो एनर्जी इनटेक के आधार पे, ठीक है। एनर्जी इनटेक का मतलब क्या होगा? जैसे 15 ग्राम पे 1000 किलो कैलोरी था ना, तो यही बात है। देखो यहाँ पे दिया भी है 15 ग्राम पर 1000 किलो कैलोरी का मतलब फाइबर इंटेक कितना माना गया है?
5 ग्राम पर डे, 15 से 20 ग्राम पर डे, 25 से 30 ग्राम पर डे, 50 ग्राम से 50 ग्राम पर डे। अब आंसर करें क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे भी बात हो गया था, मेरा भी ये क्वेश्चन गलत हो गया था। 88 का आप आंसर करें क्या होगा, तो आप कहोगे मैं 25 से 30 ग्राम। अब यहाँ पे देखो दो गाड़े दे दिया है अगर ऐसा दे दिया होता तो सबका सही हो गया होता। केवल यहाँ पे कितना होना चाहिए आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। क्योंकि 2000 किलो कैलोरी पर 30 ग्राम और 2000 किलो कैलोरी पे सेफ इंटेक लिखा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा उसको हम आंसर करेंगे। 89 का आंसर करें। 2000 किलो कैलोरी एनर्जी इंटेक पे सेफ फाइबर इंटेक कितना होगा। अब यहाँ देखो बढ़िया दिया है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा। 89 के कितना क्या होगा आंसर, 89 का हो जाएगा सी। ऐसे सेफ सेफ आंसर है तो कितना बढ़िया है। 90 का आप आंसर करो जी, मैं तो एकदम थक गई, पागल हो गई, ठीक है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए फाइबर अलाउंस में क्या चेंज किया गया है। इनटेक को बढ़ा दिया गया, इनटेक को घटा दिया गया, कोई एडिशनल फाइबर अलाउंस नहीं दिया गया, ठीक है। और केवल प्रेग्नेंट में चेंज किया गया। यानी पूछने का मतलब है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला के लिए भी फाइबर का कोई अलग से व्यवस्था किया गया है क्या, बस इतना ही जानना चाह रहा है। तो आप कह दोगे कि नो, कोई एडिशनल फाइबर अलाउंस नहीं दिया गया, तो सही बात है नहीं दिया गया। 15 ग्राम 1000 पे है और 2000 पे 30 ग्राम है, यही चीजें सबके लिए है, तो यही चीजें तो पूछ रहा है। आपने आंसर कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया आपने। 91 का आप आंसर कर दो क्या होगा। डाइट्री फाइबर इंटेक में को बढ़ाने का उद्देश्य क्या था। डाइट्री में फाइबर बढ़ाने का क्या उद्देश्य था। केवल एनर्जी बढ़ाना, केवल बीएमआई बढ़ाना, क्रोनिक एनसीडी रिस्क को कम करना, केवल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाना। तो केवल आंसर आपका नहीं होगा, क्रोनिक एनसीडी रिस्क को कम करना क्या है, 91 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 91 का सी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर करें। कार्बोहाइड्रेट्स की क्वालिटी और क्वानिटेटिव और क्वांटिटी किसके लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। केवल बोन्स और हेल्थ के लिए, केवल प्रेगनेंसी के लिए, गुड हेल्थ बनाए रखने तथा एनसीडीएस को कंट्रोल करने के लिए, केवल बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो केवल वाला आंसर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। 92 का हो जाएगा सी, गुड हेल्थ बनाए रखने तथा एनसीडीएस को कंट्रोल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव क्या हुआ, महत्वपूर्ण हुआ। क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी मतलब मात्रा। पहली बार सीएचओ यानी कार्बोहाइड्रेट इनटेक की रिकमेंडेशन किसके लिए दी गई है। फर्स्ट टाइम सीएचओ दिया गया है। केवल एडल्ट के लिए, हर आयु 1 वर्ष और उससे ऊपर के लिए, केवल एथलेटिक्स के लिए, केवल एल्डरली के लिए, क्या एल्ड्रेली के लिए, पता नहीं क्या लिखा है। चलो तो 93 का आंसर करें क्या होगा। 93 का आपने आंसर कर दिया मैम। हर आयु 1 वर्ष और उससे ऊपर के लिए क्या किया गया है, पहली बार सीएचओ इनटेक की रिकमेंडेशन की गई है, ठीक है। 93 का आंसर करें। 94, 1 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सीएचओ की न्यूनतम रिक्वायरमेंट कितनी है। 30 से 50 ग्राम है पर डे, 50 से 70 ग्राम पर डे, 100 से 130 ग्राम पर डे, 200 ग्राम पर डे। 94 का आप आंसर करें क्या होगा। तो 94 का आपने आंसर कर दिया सी, 100 से 130 ग्राम पर डे क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 95 का आंसर करें। सीएचओ का यह मिनिमम अमाउंट क्यों आवश्यक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ब्रेन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के लिए, फैट डाइजेशन के लिए, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए। आप आंसर कर दे। सीएचओ का मिनिमम अमाउंट क्यों आवश्यक है, यानी सीएचओ कम से कम होना ही चाहिए, क्यों होना चाहिए। आप आंसर कर दे। किसके लिए आवश्यकता है कि कम से कम हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोटी चावल खाना ही चाहिए। तो आप कहोगे मैं ब्रेन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के लिए। कहते हैं ना कि ग्लूकोज को किसको कहते हैं, कि ब्रेन का ग्लूकोज है भाई, मस्तिष्क का ग्लूकोज किसे कहते हैं, तो सीएचओ में किसी को कहते हैं ना। तो आप कहोगे सीएचओ क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे ब्रेन के ग्लूकोज के लिए ही क्या है, आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए हमें थोड़ा सा, एक आध रोटी ही खाओ, चावल खाओ थोड़ा सा, लेकिन ये होना ही चाहिए, ठीक है। 96 का आंसर करें। पिछले ICMR 2010 के अनुसार एडल्ट के लिए कैल्शियम इंटेक कितना माना गया था।
पिछला पूछ दिया तो भाई ठीक है, अगर पूछ दिया मान लो पूछ ही दे तो क्या करोगे। 96 का आपने आंसर कर दिया मैम बी। 600 mg पर डे माना गया है, किसके लिए, एडल्ट के लिए, ठीक है। अब वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान कमेटी आईसीएमआर और नींद 2020 ने एडल्ट के लिए कैल्शियम का ईएआर कितना माना है। अब देखिए आप, अब यहाँ ईएआर का डाटा पूछ रहा है, तो ईएआर आप जानते हो आरडीए से अधिक होता है कि कम होता है, इतना आप जान लोगे तो आंसर कर दोगे। 97 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बी हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा, कितना, 800 mg, ग्राम नहीं mg पर डे, इतना कैल्शियम ईएआर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, किसको, एडल्ट के लिए, ठीक है, किसके लिए, एडल्ट के लिए, ठीक। ओहो देखिए जरा, हाँ ठीक है। अब 98 का आंसर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 98, कैल्शियम का आरडीए एडल्ट्स यानी जिसमें मेन और वुमेन दोनों हैं के लिए कितना रखा गया है। आरडीए के हिसाब से पूछ रहा ना कि ईएआर के, तो 600 mg है, 800 mg है, 1000 mg है, 1200 mg है। आप आंसर करें क्या होगा। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि इसका हो जाएगा मैम 98 का 1000 mg। अब यहाँ पे आप जान लो आरडीए अधिक होता है और क्या होता है, ईएआर कम होता है। ईएमआर कितना कहा था, तो ईएआर आपने कहा मैम 800 कहा था क्या, तो यस कितना कहा था, ईएआर 800 कहा था, ठीक है। और ये कितना कह दिया, तो आपने कहा मैम ये तो 1000 कह रहा है, तो यस ये क्या कह रहा है, 1200 बढ़ा करके ही कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लैक्टेटिंग महिलाओं के लिए आरडीए कैल्शियम कितना हो गया, यानी जो मदर फीड करा रही हैं उनके लिए कितना होगा कैल्शियम की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो 1000 होगा, 1200 होगा, 800 होगा एंड 600 होगा। 99 का आप आंसर करें क्या होगा, तो 99 का बी होगा, 1200 mg पर डे होगा, कितना होगा, 1200 mg पर डे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 96 का आंसर करते क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 96, पिछले आईसीएमआर 2010 के अनुसार एडल्ट के लिए कैल्शियम, ये तो वही चीजें हैं, मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो 96 का कितना आप लोगों ने आंसर किया, आपने कहा मैम 600, चलो रिपीट हो जा रहा था, खैर कोई बात नहीं है। वर्तमान में कमेटी ने एडल्ट के लिए कितना किया, तो आपने कहा मैम 800 किया है। ये चीज़ें जो आप पढ़ लिए हो उसके लिए मैं बिल्कुल भी समय नहीं खर्च करूंगी। यहाँ पे क्या है, तो आपने कहा मैम 1000 है, और यहाँ पे कितना है, तो आपने कहा मैम 1200 है, कितना है, 1200, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप नोट करके रख लेना। पोस्ट मेंचुरेशन मेनोपॉज, ठीक है, यानी मेनोपॉज जिनका मेंचुरेशन साइकिल बंद हो चुका है उन महिलाओं के लिए, जो क्या है 40+ है, 45+ है, 50+ है, उनके लिए क्या है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ाई गई है, तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होने से, पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण, ज़्यादा फैट कंजप्शन होने से, सिर्फ एनर्जी इंक्रीज से, यानी ज़्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं इसलिए, पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण, यानी क्या है पुअर, यानी बहुत कम तरीके से अवशोषण हो रहा है, ज़्यादा फैट वो कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है। और सिर्फ एनर्जी ही इंक्रीज हो रहा है उनके अंदर, क्यों क्यों ये चीज़ें किया गया है। आप आंसर कर दे 100 का क्या होगा, तो 100 का आपने आंसर कर दिया मैं, पुअर एब्जॉर्प्शन होने के कारण क्या होता है, उनमें क्या हुआ है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ाई गई है, ठीक है। कितनी बढ़ाई गई है ये तो नहीं बताया है। फास्फोरस रिक्वायरमेंट, कैल्शियम फास्फोरस के किस किस मोलर रेशियो पर आधारित है, कितना कितना फास्फोरस और कितना कैल्शियम चाहिए, पूछने का मतलब ये है। 2:1 है, 1:2 है, 1:1 है, 3:1 है। पहले था 2:1, इतना तो मुझे मालूम है, लेकिन आज क्या है ये मैं नहीं जान रही हूँ। तो आपने कहा मैम आज 1:1 है, कितना है, जितना कैल्शियम उतना ही फास्फोरस चाहिए, 1:1 है, ठीक है। 102 का आंसर करो, एडल्ट मेन और एडल्ट वुमेन के लिए फास्फोरस कितना चाहिए, 300, 400, 600, 750, 100। अब आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा हाँ हम लोग आरडीए ही कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारे डाटाबेस होते सब आप लोग रट डालना। तो 102 का आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा 600 mg पर डे, ठीक है। 103 का आंसर कर दे क्या होगा, पोस्ट मीनो पॉज महिलाओं में फास्फोरस की कितनी एआई कितना है, 600 है, 750 है, 850 है, 1000 है। आप आंसर कर दे कितना होगा, आप आंसर कर दें कितना होगा, 103 का क्या होगा, तो आपने कहा मैम बी, यानी 750 mg पर डे हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 104 का आंसर करें, 103 वर्ष के बच्चों में कैल्शियम का ईएआर कितना, ईएआर पूछ रहा है, तो 104 का आप आंसर कर दे मैम बी, यानी 400 mg पर डे हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर दे, मन करा बंद करा दें।
105 का आंसर कर दो, लेकिन मैं कहाँ 25 क्वेश्चन लेकर के जाऊंगी। 4 से 6 वर्ष के कैल्शियम RDA कितना है? 550 mg या 1000 है, 800 है, 300 है? आप आंसर कर दिए क्या होगा 105 का। तो आपने आंसर कर दिया मैम 105 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 550 mg पर डे होगा। 106 का आंसर करें। थायमिन की रिक्वायरमेंट किस बायोकेमिकल मेकर से एसेस की गई है? सीरम और क्या है, ETK या AC? ETK वाला क्या होगा? इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट, अच्छा, ट्रैंकेटोलेस एक्टिविटी, कोएफिशिएंट, RBC काउंट और HbA1c। 106 का आंसर करे क्या होगा? ऑप्शन तो ही तगड़ा है, क्या आंसर दोगे? तो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 107 का आंसर करो क्या होगा? थायमीन के लिए एक्सेप्टेबल कट ऑफ ETK या AC कितना लिया गया है? आप आंसर कर दे क्या होगा? कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी वावले में लिख दिया गया है। आपने कहा मैम C 1.15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही देख लेना, ये जरूरी नहीं कि यही आ ही जाएगा। एडल्ट वुमेन सेडेंट्री में थायमीन EAR कितना है? EAR की पूछ रहा ना कि RDA का। 108 का आप आंसर करें तो 108 का आपने आंसर कर दिया ए, 1.1 mg पर डे हो जाएगा। 109 का आंसर करें। एडल्ट मैन सेडेंट्री में थायमीन RDA कितना है? 1.4 mg पर डे, 1.7, 2.0, 1.1 mg पर डे। 109 का आप आंसर कर दे। आपने कहा मैम ए, 1.4 mg पर डे। कितना? 1.4 mg पर डे। 1010 का आंसर करें। राइबोफ्लेविन रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा बायोकेमिकल मार्कर उपयोग किया गया? अब आप आंसर कर दे क्या होगा? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। 1010 का आप आंसर कर दे। आपने कहा मैम बड़ा यही है, यही वाला आंसर होगा, EGR AC। ठीक है, क्या है? ग्लूटाथाइमीन रेड्यूकेट्स एक्टिविटी को इफिशियंसी। आप आंसर कर दे, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बहुत टफ है, थोड़ा सा नहीं। 111 का आंसर करें। एडल्ट मेन सेडेंट्री में राइबोफ्लेविन EAR कितना है? 106 है, 2.0, 1.4 है, 1.1 है? आप आंसर कर दे 111 का। तो आपने आंसर कर दिया मैम ये 1.6 है। किसका? राइबोफ्लेविन का पूछ रहा है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के बारे में पूछ रहा है। एडल्ट है, वुमेन है, वो भी सेडेंट्री है, राइबोफ्लेविन RDA के हिसाब से कितना होना चाहिए? आप आंसर कर दे 112 का। आपने कहा मैं 1.9 mg पर डे होना चाहिए। सब डाटा है, केवल रट्टा मारने वाला है। प्रेग्नेंट वुमेन में थायमीन RDA कितनी होनी चाहिए? आप आंसर कर दो 113 का। तो आपने आंसर कर दिया मैम ये 2.0 mg पर डे होना चाहिए। ठीक है, 1.14 का आंसर कर दे। लैक्टेटिंग वुमेन में राइबोफ्लेविन RDA 0 से 6 मंथ के लिए कितना होना चाहिए? 114 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम बी, 3.0 mg पर डे होना चाहिए। 115 का आंसर करो। 103 वर्ष के बच्चों में थायमीन RDA कितना है? 0.7 mg पर डे, 0.9 mg पर डे, 1.1 mg पर डे, 1.3 mg पर डे। जब मुझे पढ़ाने में इतना वो लग रहा है, टफ लग रहा है, तो आप कैसे पढ़ोगे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। 15 का आपने कहा मैम भी डाटा वाले क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। तो आपने कह दिया मैम 0.9। मैं बताऊंगी एग्जाम आएगा तो कौन कौन सा आपको पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है। ठीक, विटामिन E की रिक्वायरमेंट कितनी मानी गई है? अल्फा टोकोफेरॉल क्या होगा? आप आंसर करो, ऑप्शन आपके सामने है। आपने आंसर कर दिया मैम 160 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 0.8 mg पर ग्राम डाइट्री एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, 117 का आंसर करें। एडल्ट में विटामिन K की रिकमेंडेशन कितनी है? 25 है, 40 है, माइक्रोग्राम इसको कहेंगे, 55 है, 100 है? 117 का आंसर करें क्या होगा? विटामिन K को इसमें नापा जाता है, आप देख लेना डाटा, ये भी चीज़ें प्रश्न पूछता है। तो 117 का आपने आंसर कर दिया मैम C, 55 माइक्रोग्राम। 18 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 118। एडल्ट मेन में एवरेज से वाटर रिक्वायरमेंट कितनी रेंज बताई गई है? 10 से 20, 32 से 58, 60 से 80, 90 से 110? आंसर करें क्या होगा? 118 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम बी, 32 से 58 ml पर kg। ठीक है, वाटर है, वाटर की पूछ रहा है, वाटर कितना पीना चाहिए? ये देख लेना आप लोग, वाटर क्या है? एवरेज वाटर एडल्ट मेन के लिए 32 से 58 ml पर kg, यानी वेट के हिसाब से।
अगर आप 10 kg के हो, 10 kg का तो सवाल ही नहीं होता, चलो 60 kg के आप हो तो आप अपने हिसाब से पर केजी के हिसाब से ml में कन्वर्ट करके आप अपना आंसर निकाल लेना। 58, अगर 500 ml है तो आधा लीटर हो गया, ठीक है, तो आधा लीटर से ज़्यादा ही है। अब इस हिसाब से आप लगा लेना, 1 kg पे आधा लीटर तो कितना हो गया। आप कहोगे मैम अगर इतना हो गया तो 60 kg के हिसाब से 3 लीटर तो 50, हाँ तो कितना हो गया, अगर 500 ml हो गया यानी आधा लीटर होगा, हाँ तो ठीक तो है, सही तो है, बिल्कुल सही आंकड़ा है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से क्या होगा, एडल्ट वुमन में एवरेज वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी, आपको में वाटर भी पढ़ना पड़ता है तो यह सब पढ़ना पड़ता है। आपने कहा मैम 19 का आंसर हो जाएगा 27 से 52 ml पर केजी हो जाएगा। महिलाएं थोड़ी कम पानी पीती हैं, ठीक है ये तो माना भी गया है। 120 का आंसर करें, जल्दी जल्दी करो, आप लोग का 5 क्वेश्चन और बचा है, फटाफट करके मैं यहाँ से निकलूं। चिल्ड्रन में एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट किस मिनिमम से अधिक होनी चाहिए, यानी कितने से कम अधिक होनी चाहिए कि बच्चा एक छोटा सा है तो पानी पिए। आप आंसर करें, क्या होगा 120 का, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, केवल आंसर बताऊंगी। आपने कहा मैं 20 का हो जाएगा, आपका 120 का सी हो जाएगा, यानी 60 ml पर केजी से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम से अधिक होनी चाहिए, नहीं इतने से अधिक होना ही चाहिए, इतने से कम नहीं होना चाहिए। 121 का आंसर करें। एडोलसेंट बॉयज में एवरेज से वाटर रिक्वायरमेंट की रेंज कितनी है, 39 से 49 ml पर केजी, 47 से 60 ml पर केजी, 27 से 52 ml पर केजी, 32 से 58 ml पर केजी। आप आंसर करें, क्या होगा 121 का। आपने आंसर कर दिया मैम बी, 47 से 60 ml पर केजी। अब 22 का आंसर करें। एडोलसेंट या एडोलसेंस होता है, एडोलसेंस गर्ल्स में एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट की रेंज कितनी है। आप लोग आंसर कर देना। आपने कहा मैं 39 से 49 ml पर केजी। 23 का आंसर करो। वाटर रिक्वायरमेंट इन ओल्ड एज सेडेंट्री एक्टिविटी के लिए, आप आंसर करें। 33 का, 23 का, आप 23 का आंसर कर दिए मैम 33 ml पर केजी। कैसा क्वेश्चन लगा जरा बता देना, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या है, कठिन है, हार्ड है, इजी है, बता देना। अब एंटीऑक्सीडेंट आप लोगों ने पीछे देखा था, वहाँ पे मैंने दिखाया आप लोगों को लास्ट वाले पेज पे। ये तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का रिकमेंडेड इंटेक कितना है, आप आंसर करें। 200 ग्राम पर डे है, 300 ग्राम पर डे, 500 ग्राम पर डे, 800 ग्राम पर डे। 124 का आंसर कर दो। तो आपने कहा मैम 50-100 ग्राम पर डे क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल इतना हमें पर डे खाना चाहिए, 500 ग्राम दोनों मिला करके हमें खाना ही खाना चाहिए। कितना कौन खाता अपना अपना देख लेना भाई, हम तो नहीं खाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इंटेक में कौन सा बेनिफिट बताया गया है, यानी उससे क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ वजन घटता है और क्रोनिक डिजीज से प्रोटेक्शन मिलता है, केवल स्लीप इम्प्रूव होता है, केवल डाइजेशन इंक्रीज होता है, तो केवल केवल आंसर तो नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सिर्फ वाला भी केवल ही हो जाएगा। तो क्रोनिक डिजीज से प्रोटेक्ट करता है या प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। आप लोगों का इस तरीके से मैंने 125 क्वेश्चन करा दिया। कैसा लगा जरूर बताना, थ्योरी के साथ में मैंने आरडीए करा दिया। आप जरा सा जरूर बता देना क्या लगा, कैसा लगा, जो मुझे समझ में आया मैंने करा दिया। अगर इससे भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं इससे भी बेहतर कोई क्लास होनी चाहिए थी, तो 2 क्लास आरडीए करके मैराथन करके ऑलरेडी पहले से 3-4 महीने आप लोगों का जुलाई उलाई में ही, जून उन में ही, मई जून में जब आप लोग का एग्जाम होने वाला था उस समय मैं कराई थी। आप जा करके उस क्लास को भी देख लें, दोनों को, इसको भी देख लें, और दोनों तीनों क्लास मिला करके अगर आप देख लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।